सैकड़ों साल पहले लड़कों का रोल था पावर और प्रोटेक्शन। कुछ दशकों यानी कुछ डिकेड्स पहले ये था कुछ दे पाना। पर अब हमें नहीं पता है। हम मेल्स की वो जनरेशन है जिन्हें अपने सोशल रोल्स की कोई क्लियर डेफिनेशन पता ही नहीं है और ना ही वो मॉडल्स पता हैं जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव मैन बन सकते हैं। जिस वजह से टुडे वी सक अराउंड वुमेन। हमें पता ही नहीं है कि एक लड़की को अपना दीवाना कैसे बनाएं और उससे रिस्पेक्ट, लव, केयर कैसे हासिल करें। जो सीक्रेट्स आप इस वीडियो में जानोगे वो सोशल साइकोलॉजिकल स्टडीज़, ह्यूमन साइकोलॉजी की हिस्टोग्राफीज, रिसर्च ऑन NLP, कॉग्निटिव थेरेपी, बहुत सारे सेल्फ हेल्प सेमिनार्स और सूडो साइकेट्री की बुक्स, इन सारी चीज़ों की मदद से निकाले गए हैं। इस पॉडकास्ट से आप जानोगे कि लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करें, उन्हें किस तरह के लड़के पसंद होते हैं, वो क्वालिटीज़ जिनसे कि एक लड़का एक हाई स्टेटस मैन बनता है, सिडक्शन कैसे होता है, लड़कियां किस किस टाइप की होती हैं और जैसी आप चाहते हो उस तक जल्दी से कैसे पहुंचो, और भी बहुत कुछ। सो लेट्स बिगिन। व्हाट अट्रैक्ट्स वुमेन। लोगों को एक गलतफहमी होती है कि फीमेल अट्रैक्शन मेल अट्रैक्शन की तरह ही ऑपरेट करता है। मेल अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और शुरुआत में तो विजुअल बेस्ड होता है। न्यूयॉर्क शहर की एक अट्रैक्टिव लड़की दिल्ली, टोक्यो, कैलिफोर्निया, लगभग हर जगह उतनी ही अट्रैक्टिव रहेगी। अलग अलग जगह इस लड़की को कितना अट्रैक्टिव मानते हैं उसमें उतना बड़ा फ़र्क नहीं होगा। एक फिजिकली अट्रैक्टिव वुमेन फिजिकली अट्रैक्टिव होती है और ऑलमोस्ट सारे ही लड़के उसे देख के एक प्रिडिक्टेबल वे में ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन लड़कों का अट्रैक्टिव होना लड़कियों के लिए बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट लड़कियों को क्या अट्रैक्ट करता है और क्या सेक्सुअली अराउज करता है हर दूसरी लड़की के लिए बहुत अलग हो सकता है। लड़कियां फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही वेज में अट्रैक्ट और अराउज हो सकती हैं, जबकि लड़कों के लिए ये बिल्कुल फिजिकल ही रहता है। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर ने वुमेन के वेजाइना के अराउंड ब्लड फ्लो की बायो रीडिंग्स ली थी। इसमें रिसर्चर ने उन्हें अलग अलग तरह की मूवी क्लिप्स दिखाई थी और आखिर में इन बायो रीडिंग्स में सेक्सुअल अराउजल का कोई भी पैटर्न नहीं दिखा। इनफैक्ट वुमेन्स को खुद अपने अराउजल पैटर्न का कोई आइडिया नहीं था। सीधे तौर पर कहा जाए तो लड़कियों को खुद ही ये पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन हाँ, लगभग हर कल्चर की महिलाओं पे हुए सर्वेस से एक यूनिवर्सल क्वालिटी निकल कर आती है जो हर लड़की को अट्रैक्टिव लगती है, और वो है सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज। लड़कियों को वो लड़के चाहिए होते हैं जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल, पॉपुलर और पावरफुल हों। ये एक क्लियर बात है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिंपलिस्टिक है, क्योंकि अगर ये इतना ही सिंपल होता तो डेट्स पर तो लड़कियां लड़कों के सिर्फ टैक्स रिटर्न्स, कार पेमेंट्स, ये सब चीज़ें ही जानना चाहती। इसीलिए ऑल्दो लड़कियों को हाई स्टेटस मैन पसंद होते हैं, लेकिन वो ये स्टेटस आपके बैंक बैलेंस के बेसिस पे जज नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आईफोन लेने से या अपनी महंगी घड़ी दिखाने से आपके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाती। असल में लड़कियां जिस तरीके से हमारा सोशल स्टेटस डिटरमाइन करती हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि हाउ वी बिहेव अराउंड अदर पीपल एंड हाउ अदर पीपल बिहेव अराउंड अस। देखिए, वेल्थ और स्टेटस आपके सामने हमेशा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, बट अल्टीमेटली अगर आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट और सेक्सुअल होना चाहते हैं तो आपको अपनी डिज़ायर्स को उस तक कन्वे करना और उसे इन्फ्लुएंस कर पाना आना चाहिए, जो कि पूरी तरह से अलग गेम है। बट इससे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर आप एक हाई स्टेटस मैन हैं तो किसी लड़की के पीछे जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है, बट एट द सेम टाइम उसके पीछे ना जाके वो आपको कभी मिलने भी नहीं वाली। तो एक लड़का करे तो क्या करे, ये जानते हैं आगे के पार्ट में, जो कि है इमोशनल नीडीनेस। लड़का कितना अट्रैक्टिव है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके कि वो कितना नीडी है। अपनी ज़िंदगी में वो जितना नीडी दिखेगा उतना ही अनअट्रैक्टिव वो बनता जाएगा, या फिर वो जितना कम नीडी दिखेगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। पर ये नीडीनेस का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरे लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं इस बात को ज़्यादा अहमियत देना बजाय इसके कि मैं खुद को किस नज़र से देख रहा हूँ। एज अ मैन आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिवेशंस एक लड़की के लिए उस हद से कम सेक्रीफाइस करने चाहिए जितना कि वो आपके लिए ये कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से हम लड़कों का प्यार में कट जाता है, क्योंकि हम तो उसी को दुनिया जहान बना लेते हैं, हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, उसके सरदर्द को अपना सरदर्द बना लेते हैं, और ऐसे हम उस लड़की पे उससे ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं जितना कि वो हम में है और लेस अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ज़रा एक बार के लिए इस पे सोच के देखो।
इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लड़कों के पास उतने ज़्यादा मटेरियल पोजेशंस नहीं थे जिससे कि एक लड़की उसका स्टेटस जज कर सके। तो इसीलिए लड़कियों ने लड़कों के बिहेवियर पे गौर करना शुरू किया। ज़रा खुद से पूछ के देखो, कैसे बिहेवियर से एक लड़की को लगेगा कि एक लड़का हाई स्टेटस और फिट है? क्या ये वो लड़का होगा जो लड़कियों के आसपास रहने को तड़पता है, या फिर वो जो अपनी मर्जी का मालिक है? एक हाई स्टेटस मैन बहुत कम नीडीनेस शो करता है और एक लो स्टेटस मैन बहुत ज़्यादा नीडीनेस शो करता है। नीडीनेस को कोई लड़की कॉन्शियसली कैलकुलेट नहीं करती। इस बात की गारंटी है कि कोई भी लड़की नीडीनेस स्कोर कार्ड लेकर नहीं घूम रही होगी। कोई भी लड़की नीडीनेस को फील करती है एक लड़के के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। बट हाँ, वुमेन भी नीडी हो सकती है, लेकिन आइडियली दो इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल्स के बीच की रिलेशनशिप एक दूसरे में लो इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू होती है, और जैसे जैसे उनकी रिलेशनशिप ग्रो करती है वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करती है। नीडीनेस की इस इन्वेस्टमेंट में दोनों ही ओर से कभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है और हमेशा लड़का लड़की से थोड़ा कम इन्वेस्टेड रहता है। तभी जाकर एक हेल्दी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन पाती है। एक लड़की अनकॉन्शियसली एक लड़के की फिटनेस और स्टेटस का इवैल्यूएशन इस पैमाने से करती है कि कितना कम या ज़्यादा वो अपने आसपास के लोगों के इमोशंस और इंटेंशन से इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियसली अगर वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं तो उसे लड़की से अफेक्ट होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा नहीं जितना कि वो लड़की उससे अफेक्ट होती है। एक एग्जाम्पल लेके देखिए। जिम एक काफ़ी अच्छा लड़का है। जब भी वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो, वो अपना पूरा शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, अपने ज़्यादातर पेचेक्स उसके बेस्ट डिनर के लिए खर्च कर देता है, अपने मेल फ्रेंड्स को उससे कम इंपॉर्टेंस देता है, और जब भी वो लड़की गुस्सा हो जाए वो आराम से बैठ के उसे सुनता है ताकि वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर उतार सके। इवन उसे अगर ये फील हो कि वो इरेशनल फील हो रही है या उसे अनफेयरली ट्रीट कर रही है, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसे खुद से नाराज़ नहीं होने देना चाहता। एज अ रिज़ल्ट जिम की गर्लफ्रेंड उसे रेयरली रिस्पेक्ट देती है और जल्द ही या थोड़ी देर बाद वो उसे डंप कर देती है, और ब्रेकअप होने पे जिम डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। यूजुअली वो तब तक अच्छा फील नहीं करता जब तक कि किसी दूसरी लड़की से ना मिले और फिर से पूरी साइकिल रिपीट होने लगे। और वहीं अगली तरफ है जेफ। जेफ लड़कियों के साथ में लगभग हमेशा से ही सक्सेसफुल रहा है और लड़कियों में बहुत ही कम आइडेंटिटी इन्वेस्टमेंट रखता है। जेफ अपने मेल दोस्तों के साथ जाना भी पसंद करता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि उसके आसपास की लड़कियां उसे अप्रूवल देती हैं कि नहीं। उसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर हाँ, जब लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड होती हैं तो वो उन्हें नोटिस करता है, और अगर उसे भी वो अट्रैक्टिव लगती हैं तो वो सीधे जाके अप्रोच करता है, और अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो उसे खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ये फिगर आउट कर ही लेता है कि वो भी उस लड़की के साथ ज़्यादा खुश नहीं रह पाता। जिम की वुमेन के साथ बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही नीडी है। जेफ की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश है और उसे खुद पर गर्व है, वो नीडी नहीं है। अगर किसी लड़की को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो समझ जाता है कि वो उसके बिना ही ज़्यादा खुश रहेगा। कभी लड़कियों से पूछ के देखो और वो आपको इमीडिएटली बता देंगी कि कोई लड़का बात बना पाया या नहीं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये कैसे होता है, बट उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि सामने वाले बंदे में वो बात थी कि नहीं। द सेडक्शन प्रोसेस। लड़कियां ये इंट्यूटिवली अपने सिक्स्थ सेंस से समझ जाती हैं कि बंदे की नीडीनेस किस लेवल की है। क्योंकि लड़के सेक्स को लड़कियों से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसीलिए शुरुआत में लड़कियां लेस इन्वेस्टेड रहती हैं और लेस नीडी भी बनी रहती हैं। पर जब कोई लड़का उसे अप्रोच करता है और उसे इंड्यूस कर देता है खुद से ज़्यादा इन्वेस्टेड होने के लिए, तो ये सेडक्शन प्रोसेस होती है और सेक्स इसी इमोशनल इन्वेस्टमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक लड़का बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के कैपेबल होता है, और अगर लड़का सेक्स से पहले बहुत ज़्यादा नीडी और इन्वेस्टेड दिखता है तो इससे ये पता चलता है कि वो अनरिलायबल है। अगर वो खुद को और अपने इमोशंस को इतना झुकाने के लिए तैयार है जस्ट टू हैव सेक्स, तो वो बहुत कम डिपेंडेबल दिखता है और लड़की को उम्मीद तक नहीं आती कि ये सेक्स के बाद मेरे साथ टिकेगा। जब एक लड़का लड़की से मिलता है तो सिडक्शन होने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि लड़का ये इंप्रेशन देता है कि वो लड़की में कम इन्वेस्टेड है,
और अगला ये कि वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वो एक्चुअल में लड़की में कम इन्वेस्टेड है जितना कि लड़की उसमें इन्वेस्टेड है। पहली मेथड जो कि फॉल्स इंप्रेशन देने वाली मेथड है, फ्लर्ट करने और लड़के की अपनी बेस्ट क्वालिटी शो अप करने से शुरू होती है। सेकंड मेथड जिसमें कि लड़का डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वो एक्चुअल में कम इन्वेस्टेड है, एक पैसिव प्रोसेस है जो कि उसके बिहेवियर के हर दायरे से होकर गुजरती है। ट्रेडिशनली मेल डेटिंग एडवाइस ने पहली या दूसरी पे ज़्यादा ध्यान दिया है, पर सच ये है कि ये दोनों ही काम करती हैं। ऑल्दो पहला वाला शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और दूसरा वाला एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और जनरली जब दूसरी मेथड अकॉम्प्लिश हो जाती है तो पहली अपने आप ही होना शुरू कर देती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके देखें। रायन कॉलेज में था और अपने फ्रेंड सर्कल में हाउस पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का इंचार्ज था। उसे बहुत से लोग पसंद करते थे। एक पार्टी में वो जेन से मिला और जेन को भी वो काफ़ी पसंद आया। उन दोनों ने फिर साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रायन पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और जेन भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आती और वो काफ़ी इंजॉय करते थे। ग्रेजुएशन के बाद रायन ने किसी बैंक में जॉब स्टार्ट की और जेन लोकल चैरिटी में इन्वॉल्व हो गई। जॉब के लॉन्ग आवर्स की वजह से रायन का सोशल नेटवर्क बहुत कम हो गया और उसकी अब बाहर जाकर नए दोस्त बनाने की डिज़ायर भी कम होने लगी थी। उसने जेन के साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया। यूजुअली वो टीवी देखते और वाइन पीते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया जेन अपने चैरिटी इवेंट्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी। रायन अब अपना खाली टाइम टीवी देखने में और अपने किसी पुराने दोस्त के साथ बियर की अगली बोतल खत्म करने में बिताता था, पर अब वो पहले वाली बात नहीं रही थी। 1 साल के बाद रायन जेन से उसके बिजी रहने पे कंप्लेन करने लगा और जेन को प्रेशर्ड फील हो रहा था। उनकी अब आए दिन लड़ाई होने लगी। रायन का वेट बढ़ने लगा और जेन ने अपना और भी ज़्यादा टाइम अपने काम को देना शुरू कर दिया। चीज़ें ठीक करने के लिए रायन ने उन दोनों के लिए एक बढ़िया सी ट्रिप प्लान की। उन्होंने उस ट्रिप में अच्छा टाइम स्पेंड किया, बट घर वापस लौटने के बाद रियलिटी फिर से वापस आने लगी। कुछ महीनों के बाद चीज़ें फिर से वैसी ही हो चुकी थी। रायन से जेन की बढ़ती दूरी नहीं देखी जा रही थी और उसने शादी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। जेन को ये फील हो रहा था कि वो दोनों अभी काफ़ी यंग हैं और उन्होंने लाइफ को बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया है, बट कहीं ना कहीं उसे ये डर भी था कि शायद उससे शादी करना रायन के लिए अपनी लाइफ की मिजरीज एस्केप करने का अगला तरीका हो सकता है। तो उसने फ़िलहाल के लिए मना कर दिया, बट रायन ने उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और जो जो उसने उसके लिए किया है वो चीज़ें गिनाने लगा। उसने भी भड़क कर कहा कि रायन की अटेंशन और अफेक्शन की डिमांड से उसे सफोकेशन होने लगी है और उसने फिर उसे डंप कर दिया। हो सकता है ये स्टोरी आपके या आपके किसी दोस्त के या आपके किसी फैमिली मेम्बर से मिलती जुलती हो। रायन एक लड़की से लो इमोशनल इन्वेस्टमेंट और लो नीडीनेस के टाइम पे मिला और ग्रेजुअली लड़की से ज़्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट होने लगा और फिर लड़की ने उसे छोड़ दिया। रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल और हैप्पी रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अगले इंसान से ज़्यादा खुद में इन्वेस्टेड रह के अपनी नीडीनेस को कम करना। बट यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो अटेंशन की भूखी होती हैं और इसीलिए ऑथर हमेशा लड़कों को बताते हैं कि हर वो लड़की जिसे तुम डेट करते हो अगर वो अटेंशन की भूखी है, अनस्टेबल और क्रेजी है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी ऐसे ही हो। लड़कियां जो नीडी नहीं होती उन लड़कों को कभी डेट नहीं करती जो बहुत नीडी हों। सिंपल। वल्नरेबिलिटी। जब कोई मैन वल्नरेबिलिटी वर्ड सुनता है तो इमीडिएटली इसे वीकनेस से एसोसिएट करने लगता है क्योंकि इसका लिटरल मतलब भी यही है। बट खुद को वल्नरेबल बनाने का मतलब है खुद को उस पोजीशन में रख पाना जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। कोई ऐसा जोक सुनाना जो फनी ना हो, ऐसा कोई ओपिनियन देना जो शायद दूसरे पसंद ना करें, उन लोगों के साथ बैठना जिन्हें आप नहीं जानते हों, किसी लड़की को ये बताना कि आप उसे पसंद करते हो। इस तरीके से वल्नरेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ पावर को डिनोट करती है। वो लड़का जो खुद को वल्नरेबल बना सकता है वो दुनिया से कहने के काबिल होता है कि आई डोंट केयर दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो हूँ वो हूँ और किसी और के हिसाब से कुछ और बनने से मैं इनकार करता हूँ। इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि वो नीडी नहीं है और हाई स्टेटस रखता है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी वल्नरेबिलिटी परफेक्ट सेंस बनाती है जिसके बेसिस पे वुमेन मैन के स्टेटस और फिटनेस को मेजर कर सकें। मान लो एक ट्राइब है जिसमें 20 लड़के रहते हैं। इनमें से कुछ उन बातों के लिए हमेशा रिएक्टिव रहते हैं जो बाकी लोग उनसे कहते हैं।
वो अपना बिहेवियर और बातें दोनों चेंज कर लेते हैं दूसरों को रिझाने के लिए। जब कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं होती तो वे दूसरे को दोष देते हैं। इन चीज़ों से उनके स्टेटस के बारे में उनके ट्राइब में क्या मैसेज जाता है, इससे यही पता चलता है कि वो लो स्टेटस रखते हैं, नीडी हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं हैं और इसीलिए एक डिपेंडेबल फादर भी नहीं हो सकते। अभी उसी ट्राइब में एक दूसरे लड़के को इमेजिन करके देखो। वो प्योरली अपने पास जो काम है उस पर फोकस करता है, अपना बिहेवियर दूसरों के हिसाब से चेंज नहीं करता है, अपने आसपास के दूसरे लोगों पर रिएक्ट नहीं करता है और ना ही दूसरे उस पर रिएक्ट करते हैं। इस बिहेवियर से एक हाई स्टेटस मैन का पता चलता है, एक मैन जो डिपेंडेबल है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में कंफर्टेबल है और अपनी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। लड़कियां नेचुरली हाई स्टेटस मैन को सिलेक्ट करने के लिए वायर्ड रहती हैं और वो ये सिलेक्शन किसी भी लड़के के सबसे पहले बिहेवियर, फिर लुक्स और फिर अकम्पलिशमेंट के बेसिस पे करती हैं। आप अगर ये सुन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपकी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स उतनी अच्छी नहीं हैं और इसका कारण है कि आप लड़कियों के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप जिस लड़की को अट्रैक्टिव देखते हैं उसे अप्रोच करने से डरते हैं। परहैप्स आप हर बार बोरिंग कन्वर्जेशन टॉपिक्स में इंडल्ज हो जाते हैं क्योंकि वो सेफ और शैलो हैं और इनसे किसी के ऑफेंड होने का कोई रिस्क नहीं है। शायद आप किसी ऐसी जॉब या लाइफस्टाइल में फंसे हुए हैं जो आप ट्रूली इंजॉय नहीं करते। शायद आपने एक्सरसाइज करने पे, खुद को वेल ग्रूम करने पे उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप इतना स्टैंड आउट नहीं करना चाहते। ये सारे सिम्टम्स हैं एक रूट प्रॉब्लम के, जो कि है खुद को वल्नरेबल ना बना पाना। जबकि असल में वल्नरेबिलिटी ही ट्रू ह्यूमन कनेक्शन और एक ट्रूली अट्रैक्टिव पर्सन बन पाने का रास्ता है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ग्लोवर ने कहा है, ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर थ्रू रफ एजेस। इसीलिए अपने रफ एजेस दिखाइए, परफेक्ट होना बंद करो, खुद को शेयर करो, एक्सपोज करो और बिना किसी नर्वसनेस के रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो क्योंकि यू आर अ बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन। पर हाँ, ये चीज़ एक रात में नहीं होती, ये एक पूरी प्रोसेस है और जैसे जैसे आप खुद को जैसे आप ट्रूली हैं वैसे ही लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद को वल्नरेबल बना पाएंगे और रिजेक्शन सहने की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि कैसे आप अगली बार खुद को पुट आउट करोगे। आप आगे की चीज़ें प्लान करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, रिप्लान करोगे, फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, सोचोगे कि इस ऑडियो को दोबारा सुन लेता हूँ या वो बुक ही पढ़ लेता हूँ। पर ये सब होने का रूट कॉज होगा कि आपको मौत आने सा डर लगता है खुद को वल्नरेबल बनाने से। पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि इट्स ओके टू बी रिजेक्टेड, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स या कुछ स्टूपिड बोल देना। लड़कियां आपको आपके रिजेक्शन, मिस्टेक्स या कुछ स्टूपिड कह देने की वजह से डिसलाइक नहीं करेंगी, बल्कि वो आपको पसंद करेंगी आपकी इस एबिलिटी की वजह से। रिजेक्शंस के साथ कंफर्टेबल रहने से, गलतियां करने से ना डरने से या कुछ स्टूपिड कह देने के डर से ना घबराने से, इन सारी क्वालिटीज़ के लिए लड़कियां आपको पसंद करेंगी। क्योंकि वो लड़का जिसके पास हमेशा लड़की को सुनाने के लिए एक परफेक्ट लाइन रहती है, वो कोई भी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करता। उसके वर्ड्स अनऑथेंटिक लगते हैं और इसीलिए वो नीडी दिखने लगता है। वो लड़का जिसके पास कुछ गुड और कुछ बैड लाइंस हैं, वो उस इमोशनली ऑकवर्ड और फनी दोनों ही मोमेंट्स को एडमिट करने के लिए काबिल है एंड देयरफॉर हाई स्टेटस एंड लेस नीडी। इसीलिए लड़कियां भी उसे ट्रस्ट करेंगी और उसके साथ में ओपन अप होंगी, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। थी ना बहुत कमाल की बात? सच कहूँ मुझे तो अपने लिए बहुत यूज़फुल लगी और अगर आपको भी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वी आर सेम ब्रो। बट हाँ, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मैं तो खुद को ओपनली एक्सप्रेस करता हूँ और अपने इमोशंस के लिए अवेयर हूँ, पर क्या ऐसा सच में है? ऑथर लिखते हैं कि एक डेटिंग कोच रहने के सालों के अपने एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है कि वो लड़के जिन्हें फीमेल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, उसका रीज़न होता है या तो खुद के इमोशंस को फ्रीली अपने आसपास के लोगों को ना दिखा पाना या फिर अपने खुद के इमोशनल मोटिवेटर्स के लिए अवेयर ना होना। और सैड पार्ट पता है क्या है? ऑलमोस्ट इनमें से सारे लड़कों को लगता है कि दे आर फाइन। हम हमेशा सोचते हैं कि वी आर फाइन। एंड ऑथर सेज कि मैं ये फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप हमेशा किसी लड़की को अपने साथ कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड रखने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, आपको लड़कियों के आसपास रहने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको दूसरों को या खुद को कुछ साबित करने की ज़रूरत है,
तो देयर इज समथिंग देयर, ट्रस्ट मी देयर इज समथिंग देयर। कि ऐसे ट्राई मारो कि पता भी ना चले कि तुम ट्राई मार रहे हो, या फिर इस तरीके से कूल बनो कि दिखे ना कि तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। ये काम करता है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अल्टीमेटली ये नीडी बिहेवियर है, और नो मैटर आप किसी लड़की को कितना ही मिसडायरेक्ट कर लो, इवेंचुअली आप अपना ट्रू सेल्फ दिखाने से नहीं बच सकते। द ओनली वुमेन जिन पे ये काम करेगा वो होंगी जो खुद भी नीडी हैं। आपको लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा तरीका है खुद के इंटरेस्ट को ऑनेस्टली किसी लड़की को डिमॉन्स्ट्रेट करना। बट इसके साथ ये क्रिटिसिज्म आ सकता है कि किसी लड़की को अपना इंटरेस्ट शो अप करने से ये दिखने लगे कि आप उसके रिस्पॉन्सेज में हाईली इन्वेस्टेड हैं। जब आप उसे कहें यू आर रियली क्यूट एंड आई वॉन्टेड टू मीट यू, शायद इसका मतलब ये निकल जाए कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी डेस्परेट हूँ। बट आपको अपने दिमाग में जो सब कम्युनिकेशन रखना है वो ये है कि आई एम टोटली ओके विद द आइडिया ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। असल में जो आप कहते हैं वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि आप क्यों उसे कहते हैं वो मैटर करता है। आपके पास कहने को दुनिया की सबसे बेस्ट लाइन हो सकती है, बट अगर आप उसे कह रहे हैं क्योंकि आप नीडी हैं और लड़की के रिस्पॉन्स के लिए डेस्परेट हैं, तो हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के लड़की ये सेंस कर लेगी कि आप हाईली इन्वेस्टेड हो और इसीलिए लो स्टेटस एंड नॉट अट्रैक्टिव। वाई यू आर सेइंग इट मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट। ज़रा एक बार सोच के देखो, एक बार में एक एवरेज गाय जो लड़कियों को ड्रिंक्स लाकर देता है, उन्हें ब्यूटीफुल होने के कॉम्प्लीमेंट्स देता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ही इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। बट इनको हम गिफ्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं कह सकते, ये डील्स हैं, वो ब्रोकरिंग कर रहा है। खूबसूरत लड़कियों को उनके लुक्स पे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं और 99% ऑफ द टाइम ये कॉम्प्लीमेंट्स नीडीनेस से निकले होते हैं। इस वजह से ब्यूटीफुल लड़कियां कंडीशनड हो जाती हैं नीडीनेस को सेंस करने के लिए, ये पहचानने के लिए कि कब एक लड़का जेन्युइन हो रहा है और कब नहीं। जब कोई गिफ्ट दिया जाता है और वो ऑनेस्ट है, लड़का उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसे पहचान लेती है और अप्रिशिएट भी करती है। बट हाँ, हम इंसान हैं, तो अपने बारे में ज़रा भी बिना सोचे कुछ पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए अपनी नीडीनेस को ख़त्म करने के नहीं, उसे कम करने की बात की जा रही है। बीइंग लेस नीडी देन द वुमेन। अगर एक ब्यूटीफुल लड़की कुछ कहती है जो एक नीडी लड़के को ऑफेंसिव लगे, तो वो उसे इग्नोर करेगा या अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाएगा। बट वहीं एक नो नीडी लड़का उसे बताएगा कि अभी अभी उसने जो कहा वो ऑफेंसिव था। एक लड़का जो वल्नरेबल है, उसे उन बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में कोई डर महसूस नहीं होता जो वो अपने आसपास के लोगों से एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग एंड अनविलिंग है। जैसे कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट तो नहीं होती, वैसे ही वल्नरेबल और नो नीडी होने के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन दोनों क्वालिटीज़ से लड़की आपको अट्रैक्टिव तो ज़रूर मानेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके साथ बेड पे आने को रेडी हो जाएगी। यहाँ पे दो मेन एक्सेप्शंस आते हैं जो कि एक अट्रैक्टेड वुमेन को आपके साथ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये हैं फ्रिक्शन और प्रोजेक्शन। फ्रिक्शन तब आता है जब एक लड़की आपको अट्रैक्टिव तो मान लेती है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के बीच में आ जाने की वजह से वो आपके करीब नहीं आ पाती। जैसे मान लो आप एक रॉक स्टार हो जो अपनी रातें ड्रिंक करने और फिर लड़कियों के साथ मज़े करने में बिताता है, और वो एक रिलीजियस लड़की है जिसे शादी से पहले के सेक्स से तो बिल्कुल नफरत है। तो पर्सनल वैल्यूज़ का ये मिसमैच बात बनने में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है और आगे ट्राई करना फालतू ही होगा। अगला ऑब्स्टिकल है प्रोजेक्शन, जो कि बिल्कुल अलग है। ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो शायद किसी भी रीज़न की वजह से अपनी खुद की सेक्सुअलिटी से डरती हैं या फिर एक ओपनली सेक्सुअल मैन से डरती हैं। यूजुअली ये उनके पास्ट इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से होता है, और बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके लड़कों के साथ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स और एंगर इश्यूज़ रहे होते हैं। इसीलिए जब एक कॉन्फिडेंट नो नीडी मैन इनके सामने आता है तो ये वुमेन यूजुअली अनट्रस्टिंग होती हैं। वो लैक ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको नापसंद नहीं कर रही होती, बट वो लैश आउट कर रही होती हैं क्योंकि वो अट्रैक्टेड हैं और इस सेक्सुअल अट्रैक्शन से वो डरती हैं। सिंपली वो कोई पुरानी भड़ास आपके ऊपर निकाल रही होती है, तो ऐसी लड़कियों से दूर रहने में ही भलाई है। टाइप्स ऑफ गर्ल्स एंड पोलराइजेशन। अभी तक हमने जो थ्योरीज डिस्कस की, अब बारी है इन थ्योरीज को अप्लाई करने की, रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजीज जानने की, ताकि आपको लड़कियों के साथ अपना इंटरेक्शन और रिलेशनशिप सुधारने का एक क्लियर रास्ता मिल जाए। शुरू से शुरुआत करते हैं। दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वुमेन है
और हम सबसे जाके तो बात नहीं कर सकते। तो हमारा पहला टास्क है अपनी सर्च को फिल्टर और नैरो डाउन करना। ऑब्वियसली आपका दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के साथ सेक्स करने का मन होगा, तो पहला बायस तो आया कि अगर लड़की आपको अनअट्रैक्टिव लगती है तो कुछ मत करो, जस्ट डोंट अप्रोच। अब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इन सारी लड़कियों को जिनसे आप अटैच्ड हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिसेप्टिव, न्यूट्रल और अनरिसेप्टिव। अनरिसेप्टिव लड़कियां वो होंगी जिनमें आप इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन उनका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया की किसी भी लड़की पे हाथ रख दोगे और वो पड़ जाएगी। इनफैक्ट एक लड़की आपसे इम्प्रेस होती है कि नहीं, ये बात आप पे कम और उस लड़की पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो कैसी है। तो अगर वो अनरिसेप्टिव है तो ज़्यादा एफर्ट्स मारना फालतू है। लड़कियों के अनरिसेप्टिव होने के पीछे कुछ जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं वो हैं, आप उस लड़की से बहुत ज़्यादा नीडी हैं इसलिए वो अट्रैक्टेड नहीं है, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आपकी और उसकी वैल्यूज़ काफ़ी अलग हैं जिस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर सिंपली वो अभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती। लड़की अनरिसेप्टिव है ये पता लगाने का सिंपल तरीका है कि अगर वो आपके साइंस के लिए डिसइंटरेस्ट शो करती है, जैसे अगर आप उसे कॉफ़ी पर बुलाते हो तो वो अपने किसी फ्रेंड को भी लेकर आना चाह रही है, आप उसे 3 बार कॉल करते हो और वो आपको कॉल बैक तक नहीं करती, आप उसके साथ हैंग आउट करते हो और वो अपने बॉयफ्रेंड की ही बातें कर रही है और आपके गुड लिसनर होने की वजह से ही आपके साथ है। अगली कैटेगरी है न्यूट्रल। इस कैटेगरी की लड़कियां वो लड़कियां हैं जिससे आप जस्ट मिले ही हुए हैं और आपने उसके साथ अभी उतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि लड़कियां इस कैटेगरी में परमानेंटली नहीं रहती, वो या तो रिसेप्टिव या फिर अनरिसेप्टिव में पोलराइज हो जाती हैं, और अगर आप पहल ना करें और उनकी ओर इंटरेस्ट ना शो करें तो वो हमेशा अनरिएक्टिव होने की ओर ही पोलराइज होंगी। और बाकी तरीके भी हमने जस्ट जाने ही थे जिनकी वजह से वो अनरिएक्टिव हो सकती हैं, फ्रिक्शन और प्रोजेक्शन में। न्यूट्रल वुमेन के साथ आपका गोल होना चाहिए उन्हें अपने बिहेवियर से पोलराइज करना। हो सकता है ये ज़्यादा एग्रेसिव लगे, इसका मतलब उसे डेट के लिए पूछना, उसके साथ डांस करना या कुछ भी हो सकता है, पर ये जो भी लगे आपका गोल न्यूट्रल लड़की के साथ होना चाहिए कि आप उसे अपने बिहेवियर से पोलराइज कर सको और वो स्पेक्ट्रम के अगले साइड पे आए, यानी रिएक्टिव या अनरिएक्टिव बने। वो किस साइड जाती है ये कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इनिशिएटिव लेना और उसे न्यूट्रल पे ना रहने देना। और हाँ, ये याद रखें कि अपनी डिज़ायर दिखाना एक लड़की को अराउज करता है जबकि नीडीनेस दिखाना उन्हें ऑफ करता है। फाइनल कैटेगरी है रिसेप्टिव वुमेन की। रिसेप्टिव ऑब्वियसली आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगी। इन्हें पहचानने के 2 तरीके हैं, या तो वो आपके लिए इनिशिएट करेंगी या आपके इनिशिएटिव के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी। लड़की के इनिशिएट करने के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपसे स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाती है और उसे ब्रेक नहीं करती, आपको अप्रोच करती है, आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है जो जेन्युइन लगें, वो आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के कुछ बहाने निकाल लेती है। ये सारे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं लड़की के इनिशिएट करने के। लड़की के रिसेप्टिव होने का अगला तरीका है उसका आपके इनिशिएटिव के लिए रेसिप्रोकेट करना, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आपसे बात करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करती है, वो आपसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखती है और जो कुछ भी आप कहते हो उसमें थोड़ा ज़्यादा हंसती है, आपके टच करने पे वो भी आपको टच करती है, और बाकी तो आप समझदार हो ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्रोच करो तो सबकी तरह सेम गलतियां ना करो। मोस्ट ऑफ द मैन हु अप्रोच वो ये गलती करते हैं कि स्ट्रेटजी को रॉन्ग कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अनरिसेप्टिव वुमेन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे या फिर रिसेप्टिव लड़की को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो अभी रिसेप्टिव ना हो। ये एक टाइम वेस्टर होने के साथ साथ इनइफेक्टिव भी है। अनरिसेप्टिव वुमेन के साथ आपका गोल होना चाहिए उन्हें आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी। वो सिर्फ एक टाइम वेस्ट है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड जोन। लड़की आपको फ्रेंड जोन तब करती है जब वो समझ जाए कि आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं लेकिन एक पोटेंशियल लवर नहीं। एक बारी आप इस जोन में चले जाएं तो फिर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, हमारा पर्पस यहाँ पर होना चाहिए ये समझ पाना कि जो एफर्ट इससे बाहर निकलने में लगने वाला है वो सच में वर्थ इट है। फ्रेंड जोन तब भी हो जाती है जब एक लड़का किसी रिसेप्टिव या फिर न्यूट्रल लड़की से मिलता है और कभी वो मूव नहीं ले पाता। अगर आप जल्द ही रिएक्ट ना करें तो वो अनरिसेप्टिव कैटेगरी में मूव कर जाएगी।
उन्हें पोलराइज करने का सिंपल तरीका है, बस आप जैसे हो खुद को वैसा उनके सामने प्रेजेंट करो। ये ज़रूरी नहीं कि बात बन ही जाएगी, बट इस तरीके से चलने से बात ना बनने से भी फ़ायदा ही है, क्योंकि जो लड़की आपको आप जैसे हैं उसके लिए पसंद नहीं कर सकती, तो वैसे भी आप उसके साथ खुश नहीं रहने वाले। सो इट्स बेटर कि बात नहीं बनी। एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो लड़कों के दिमाग में रहता है वो ये है कि हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि हर लड़की हमें पसंद करे, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव है। एक लड़की के लिए अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर देना आपको बहुत नीडी बनाता है, लेस वल्नरेबल बनाता है और इसीलिए अनअट्रैक्टिव। आपको जैसे आप हैं खुद को वैसा ही शो करके रिसेप्टिव वुमेन को ढूंढने का गोल रखना चाहिए। इन्हें ढूंढने में मेहनत तो जाने वाली है, आपको अलग अलग लड़की से बात करनी होगी, बट जैसे ही सही लड़की आपको मिले तो बात चुटकियों में बन जाएगी। और अगर न्यूट्रल लड़की भी मिले तो उसे रिसेप्टिव में टर्न करना आप सीख ही चुके हो। आपको कितनी रिसेप्टिव लड़कियां मिलती हैं ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपके सोशल स्टेटस पे और आपके लुक्स पे। और हाँ, लुक्स से हम आपकी शक्ल की बात नहीं कर रहे, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, जो कि हर किसी की अच्छी हो सकती है। पर्सनैलिटी अच्छी बनाने के तरीके भी हम आगे जानेंगे। आप कितनी न्यूट्रल लड़कियों को रिसेप्टिव में कन्वर्ट कर पाते हैं ये डिपेंड करता है इस पे कि आपका गेम कितना अच्छा है, या फिर आप खुद को कितने अच्छे तरीके से लड़कियों के सामने कम्युनिकेट और एक्सप्रेस कर पाते हैं। और हर तरीके की लड़कियों से खुद को सॉर्ट करके आगे बढ़ना इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बोल्ड और फियरलेस हैं जब लड़कियों से मिलने की बारी आती है। तो लड़कियों के साथ हमारा मेन मकसद है उन्हें पोलराइज करना। बेसिक आइडिया ये है कि आप कैसे हैं, कैसा फील करते हैं और कैसा सोचते हैं, इस बारे में आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यही चीज़ आपके लिए अनरिसेप्टिव वुमेन को रिसेप्टिव वुमेन से अलग करने वाली है और न्यूट्रल वुमेन को रिसेप्टिव या फिर अनरिसेप्टिव में चेंज करने वाली है। जैसे कि पहले मेंशन किया था, जो लड़के लड़कियों के साथ अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके दिमाग में जो स्ट्रेटजी चलती है वो ये है कि मुझे ऐसा बनना है कि किसी को भी पटा लूँ या सारी लड़कियाँ मुझे पसंद करें। बट जब वुमेन के साथ इंटीमेट होने की और उन्हें अट्रैक्ट करने की बात आती है तो ये एक हॉरिबल स्ट्रेटजी है। बीइंग हेटेड बाय नोबडी मीन्स यू आरंट लव्ड बाय एनीबडी ईदर। अप्रोचिंग गर्ल्स, I have failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. माइकल जॉर्डन, एथलीट। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अपने शहर की किन्हीं 1000 लड़कियों को देखिए। इन 1000 में से आपको 200 to 300 फिजिकली अट्रैक्टिव लगेंगी, या फिर इतनी बहुत अट्रैक्टिव कि आप उनके बारे में और जानना चाहें। इतना कम इसीलिए क्योंकि हमें दादी माँ, एकदम मोटी या बिल्कुल पतली लड़कियाँ, वो लड़कियाँ जिन्होंने हफ्ते से नहीं नहाया एक्सेट्रा, इन सबको अलग करना पड़ेगा। तो 200 to 300 का भी एवरेज ले लें तो 250। अभी इन 250 में से भी 125 तक अवेलेबल होंगी, क्योंकि अट्रैक्टिव लड़कियों के पास तो लड़कों की लाइन ही रहती है और वो कम ही सिंगल होती हैं। अभी इन 125 में से भी 50 तक इंटरेस्टेड होंगी आपके साथ डेट में चलने के लिए, वो भी तब जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें, अपने इंटेंशंस के बारे में फ्रैंक रहें और पोलराइज कर पाएँ। इस पॉइंट तक हम ऑलरेडी 1000 से शुरू करके 50 तक पहुंच चुके हैं और लिटरली इस नंबर तक पहुंचने में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। अभी इन 50 में से 20 तो वो लड़कियां होंगी जिनके साथ किसी भी रीज़न की वजह से आपकी बात नहीं बन पाई। हो सकता है उसके इंटरेस्ट आपसे बिल्कुल अलग ही हों, उसकी वैल्यूज़ कुछ और हों। बाकी 30 में से प्रोबेबली 20 शायद आपके साथ कंपैटिबल ना हो। कारण हो सकता है रिलीजियस डिफरेंसेस, इनकन्वीनियंट वर्क सिचुएशन, रिलेशनशिप्स के बारे में अलग अलग व्यूज़, वो बाइपोलर है या कुछ भी। एक छोटा सा साइड नोट, अगर जो आपको चाहिए वो बस वन नाइट स्टैंड है तो शायद इन 50 में से ज़्यादातर में आपका चांस बन जाए। बट अगर आपको कुछ और ज़्यादा चाहिए तो एकदम से 10 पे नैरो डाउन हो जाइए। ये 10 वो लड़कियां होंगी जिनमें सीरियस रिलेशनशिप पोटेंशियल होगा, और सीरियस से मतलब है 2-3 महीनों से ज़्यादा। अभी ये नंबर्स बहुत ही रफ एस्टीमेट हैं और इंसान पे या उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, बट ये अनरीजनेबल नहीं है। आपके पास घूमने वाली 100 लड़कियों में से एक लड़की इनमें हमेशा होगी जो आपको चूज़ करेगी और आपकी एक अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है। 100 में से 5 ऐसी होंगी जो आपके साथ सोने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन इनमें से कोई भी आपके घर के दरवाजे के सामने नहीं आने वाली। इन तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा,
अप्रोच करना पड़ेगा। इसी को ऑथर ट्रेजर हंट कहते हैं, और अगर आप भी इसे ऐसे ही ट्रीट करें तो ये मज़ेदार लगने लगेगा। बट पॉइंट ये है कि 95% ऑफ द टाइम आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, बट हर जगह जहां आप ट्राई करें वहां से आपको ये और क्लियर क्लू ज़रूर मिलेगा कि आपको कहाँ ट्राई करना चाहिए। आपको बस ये एडमिट करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू मिस द शॉट, क्योंकि ऐसा करने से ही आप और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे, और शॉट मिस करने का भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि एवरी शॉट यू मिस इज़ गोइंग टू टेक यू क्लोजर टू द मार्क। हर फेलियर आपको अपने ट्रेजर के नज़दीक ले जाता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो चीज़ें वाकई मज़ेदार लगने लगती हैं। इट्स यूजुअली नॉट अबाउट यू। इस डिस्कशन से तो क्लियर हो जाता है कि 90% ऑफ द टाइम इट्स नॉट अबाउट यू। डेटिंग रैंडम है, ये लड़कियों की बनी हुई एक स्लॉट मशीन सी है। हम 100 में से उन 5 के लिए शूट कर रहे हैं, तो जितना जल्दी आप उस लड़की की ओर बढ़ सकें जो आपके लिए रिसेप्टिव होगी, उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। आपको ये सोचने के बजाय कि क्या वो मुझे लाइक करेगी, ये सोचना चाहिए कि ये बंदी कैसी होगी। कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे के बजाय सोचिए, देखते हैं क्या हमें एक साथ कुछ एडवेंचर मिलेगा। इस बात की ब्यूटी ये है कि चाहे वो आपके प्यार में पड़ जाए या फिर आपको रिजेक्ट कर दे, दोनों ही तरीक़ों से आप सक्सीड हुए हैं। आपने सच का पता लगा लिया है, आपकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो चुकी है, और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे बढ़ जाना है या फिर रुकना है। अपना गोल ये बना के चलो कि जो भी लड़की मुझे मिले वो ऐसी हो कि उसके साथ रहने से मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ें, और मैं भी उसके लिए सेम चीज़ कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत से लड़के लड़कियों के साथ अपनी सक्सेस को इन एस्पेक्ट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। पहला, कभी रिजेक्ट ना होना। दूसरा, उस लड़की को डेट करना जो अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से ज़्यादा हॉट हो। या फिर तीसरा, क्वांटिटी ऑफ वुमेन रादर देन क्वालिटी ऑफ वुमेन। बट लड़कियों के साथ आपकी सक्सेस इस बात से डिफाइन होती है कि क्या वो आपकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस ऐड कर रही है। अब बात करते हैं उन 3 फंडामेंटल्स की जिस वे में एक लड़का खुद को लड़की के सामने प्रेजेंट कर सकता है और लैक ऑफ नीडीनेस शो कर सकता है। ये हैं, नंबर 1, एक अट्रैक्टिव और अपीलिंग लाइफस्टाइल बनाना। नंबर 2, लड़कियों के करीब जाने के अपने डर और एंजाइटी को ख़त्म करना। और नंबर 3, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में माहिर बनना और फ्लूइडली कम्युनिकेट कर पाना। इन 3 फंडामेंटल्स को ऑथर ऐसे भी बताते हैं। पहला, ऑनेस्ट लिविंग। दूसरा, ऑनेस्ट एक्शन। और तीसरा, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ऑनेस्ट लिविंग का मतलब है सबसे पहले ये जान पाना कि एज अ मैन आपको अपनी ज़िंदगी से वाकई में चाहिए क्या। अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, हॉबीज़ आपकी ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं, दोस्त ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो नो मैटर आप कितना भी पैसा बना लें, ऐसी लड़की ढूंढ पाना आपके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होने वाला है जिसके साथ आपको मज़ा आए और उसे भी आपके साथ अच्छा लगे। इस मिसमैच के बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बट कोर रीज़न यही है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद के साथ ऑनेस्टली नहीं बिता रहे हैं। जितना आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ ट्यूनिंग में हैं, उतना ही आप अपनी अपीयरेंस और हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक हायर क्वालिटी ऑफ वुमेन को अट्रैक्ट करते हैं, और लड़कियां जो आपके लिए रिसेप्टिव होंगी उसका परसेंटेज भी इंक्रीज कर पाते हैं। ऑनेस्ट एक्शन का मतलब है लड़कियों के अराउंड अपने फियर और एंजाइटी को ख़त्म कर पाना। अगर आप एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं और उससे मिलने का आपका मन होता है, तो तब भी एक्शन ना लेना और उससे ना मिलना अपने आप से एक डिसऑनेस्टी है। और पता है ये डर है किस वजह से? आपकी सेक्सुअलिटी के अराउंड के सारे डर आपकी नीडीनेस की वजह से हैं। द मोमेंट यू चूज़ टू बिकम केयर फ्री कि चलो इंटरेक्ट करके देखता हूँ कि वो कैसी है, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तीसरा फंडामेंटल है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, या खुद को फ्रीली और इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाना। इसी को काफ़ी डेटिंग एडवाइज़र्स गेम भी कहते हैं कि आपका गेम कितना अच्छा है। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों से कनेक्ट कर पाने की एबिलिटी, उनका अटेंशन ग्रैब कर पाना, कैरिज्मा रखना और अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली एक्सप्रेस कर पाना, ये सारे इसी फंडामेंटल के पार्ट हैं। इन फंडामेंटल्स के अलावा अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बात बनाने में, वो है डेमोग्राफिक्स, यानी आप लड़कियों से मिल कहाँ रहे हो। जैसे किसी से आप कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हो, किसी पार्टी में मिल सकते हो, कोई इवेंट या कुछ भी। बस डेमोग्राफिक्स के साथ सिंपल रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो जिसे वाइन पसंद है, अच्छे कॉलेज में पढ़े हो, वेल ड्रेस्ड रहते हो, तो चांसेस हैं कि आपको सेम टाइप ऑफ वुमेन ही मिलेगी। जब डेमोग्राफिक्स मैच नहीं होते तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और जैसा कि हमने पहले जाना था, फ्रिक्शन अट्रैक्शन को हुकअप में बदलने से रोकता है। अगर लड़की वैल्यू करती हो फन को, अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने को, और आप वैल्यू करते हैं सीरियस कन्वर्जेशंस को, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को, सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने वाला है। पिकअप लाइंस इसे चेंज नहीं कर सकती, और ना ही कोई और चीज़। अगर आप उस चीज़ को नापसंद करते हो जिसे वो पसंद करती है, और जिसे वो नापसंद करती है उसे पसंद करते हो, तो बात कहीं नहीं जाने वाली। डेमोग्राफिक मिसमैच के सॉल्यूशन के लिए, या फिर इससे पहले कि आप लड़कियों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, एक बार पेन पेपर लेके बैठो और लिस्ट डाउन करो कि आप एक लड़की में वैल्यू क्या करते हो। ऑनेस्टी, अफेक्शन, इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी, सिमिलर इंटरेस्ट, एजुकेशन, कुछ भी। फिर देखो कि जिन ट्रेट्स को आप वैल्यू करते हो, ऐसी लड़कियां आपको कहाँ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला देखो कि आप सबसे ज़्यादा इंजॉय क्या करते हो। आप पढ़ना लिखना पसंद करते हो, आप गाने सुनना या गाना बहुत पसंद करते हो, स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशन्स आपको बहुत पसंद हैं। अगर आपको अपने पैशंस नहीं पता तो उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आप बचपन से करना चाहते थे पर कभी करने का टाइम नहीं हो पाया या किसी भी वजह से नहीं कर पाए। खुद से उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का वादा करें। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपका हर इंटरेस्ट आपके फीमेल इंटरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। कुछ हॉबीज़ जो बहुत हेल्प कर सकती हैं वो हैं योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, ट्रैवल ग्रुप्स एक्सेट्रा। आइए अभी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ गर्ल्स की बात करते हैं जिसकी कामना तो हर लड़का करता है, लेकिन उसे अप्रोच करने से भी उतना ही डरता है और डिमोटिवेटेड भी होता है कि यार यहाँ पर तो बात बनने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हैं। और ये कैटेगरी है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। कम्युनिकेशन की सिंप्लिसिटी के लिए इस कैटेगरी की लड़कियों को बेस्ड ऑन देयर फिजिकल लुक्स हम टॉप 1% अज्यूम कर लेते हैं। इस टॉप 1% से डील करते वक्त दो प्राइमरी डिफरेंसेस होते हैं। पहला तो ये कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन रेयरली उस लड़के के लिए सेटल करती है जो एक टोटल पैकेज ना हो, या फिर वो लड़का जिसमें वो सारे 3 फंडामेंटल्स अच्छे से हैंडल्ड ना हो जिनकी हमने बात की। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़कियां फार लेस नीडी होती हैं और इसीलिए वो लड़के में ज़रा सी भी नीडीनेस को तुरंत भांप लेती हैं। और आयरॉनिकली क्योंकि ये लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं तो लड़के इनके लिए और ज़्यादा नीडी हो जाते हैं। एक बार चीज़ों को ज़रा लड़की के नज़रिए से सोच के देखें। मान लेते हैं कि वो एक दिन में 20 लड़कों से मिलती है और उसमें से 3 कॉन्फिडेंट हैं, मतलब बिल्कुल भी नीडी नहीं है। पहला वाला बहुत गुड लुकिंग और चार्मिंग है बट अनएम्प्लॉयड है और अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ रहता है। दूसरे वाले की लाइफ सेट है, वो वेल्दी है बट ओवरवेट है और बुरी कदर ड्रेस रहता है। तीसरे बंदे की लाइफ तो सेट है ही, साथ ही साथ वो अच्छे शेप में भी है और अपनी केयर भी करता है। तो सिंपल सी बात है कि वो लड़की तीसरे वाले को चूज़ करने वाली है, क्योंकि उसके पास जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो सेटल होने का तो चांस ही नहीं बनता। इसीलिए टू गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन यू नीड टू बी अ कंप्लीट पैकेज। ऐसा नहीं कि आपको मिलियनियर, बिलियनियर या वर्ल्ड क्लास एथलीट होने की ज़रूरत है, बस आपकी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा वॉइड नहीं होना चाहिए। अगली डिफ़िकल्टी है नो नीडी होने की। बेहद खूबसूरत लड़कियों के सामने नो नीडी होने का सिंपल फंडा है स्टॉप केयरिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल दे आर। ये थोड़ा उल्टा सुनाई देता है, लेकिन सोच के देखो, टॉप 1% को ज़िंदगी भर थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। ये रेटिंग स्केल बड़ा ही बेकार तरीका है लड़की को सर चढ़ाने का और उसे बहुत ही स्पेशल मान लेने का। इससे अनअट्रैक्टिव इंटेंशंस डेवलप होते हैं और टॉप 1% वुमेन इसे इमीडिएटली सेंस कर लेती हैं। जब आप अप्रोच करो तो दिमाग में रखो कि बस वो एक अगली लड़की ही तो है। लड़की की ब्यूटी रिकॉग्नाइज करके टर्न ऑन होना ओके है, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी ही उस लड़की का दिल जीतने के लिए इन्वेस्ट कर दें। बेहद खूबसूरत और हॉट गर्ल्स में सिर्फ इन क्वालिटीज़ की वजह से ऐसा कुछ हाईली वैल्यूएबल नहीं होता। बस लड़के अपनी इनसिक्योरिटीज़ उनमें प्रोजेक्ट करके सोचने लगते हैं कि उसमें वाकई में कुछ खास है। ज़रा सोच के देखो कि आप एक बहुत खूबसूरत लड़की हो और ऐसा लड़का चाहती हो जो एक्चुअल में आपकी केयर करे, और लिटरली हर अगला लड़का जो आपको मिले आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके साथ बेड तक आने के लिए जो हो सकता है वो करना शुरू कर दे,
और वहीं आपके दोस्त जो आपसे थोड़े कम सुंदर हैं, उन्हें ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो एक्चुअल में उनकी केयर करते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। हर कोई आपको बस आपकी खूबसूरती के बेसिस पे इवेल्युएट कर रहा है। कोई भी आपकी पर्सनैलिटी या जो आइडियाज़ आपके पास हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसीलिए टॉप 1% गर्ल को इम्प्रेस करने का जो बेस्ट वे है वो है जितनी जल्दी हो सके उससे जेन्युइनली और इमोशनली कनेक्ट कर पाना, और उसके लुक्स को छोड़कर उसमें कुछ ऐसा ढूंढना जिससे आप रिलेट कर पाओ। जैसे वो सेइंग है ना, टेल द ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट दे आर स्मार्ट एंड टेल द स्मार्ट गर्ल्स दैट दे आर ब्यूटीफुल। बेहद खूबसूरत लड़की को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप किसी भी दूसरे इंसान को करोगे। खुद को प्रूव करने के लिए उसे अप्रोच मत करो, उसे कोई ट्रॉफी, अचीवमेंट या मेरिट बैच के लिए ट्रीट मत करो। जस्ट टॉक टू हर लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। यही आपको उन 99% लड़कों से अलग कर देगा जिनसे वो लड़की आए दिन मिलती रहती है। ये तो बात थी टॉप 1% वोमेन की। आओ उस क्वालिटी पे बात करें जो आपको अपने पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। हाउ टू बी हैंडसम। एज अ मैन हम ये इजीली अज्यूम कर लेते हैं कि लड़कियां भी अट्रैक्शन को वैसे ही परसीव करती हैं जैसे कि हम करते हैं, बट लड़की को एक हैंडसम लड़का चाहिए होता है, ना कि गुड लुकिंग। हर कोई गुड लुकिंग पैदा नहीं होता, बट हर कोई थोड़े टाइम और एफर्ट के साथ हैंडसम हो सकता है। इसका पहला और ऑब्वियस स्टेप है ग्रूमिंग और जनरल मेंटेनेंस, मतलब रोज़ नहाना, प्रॉपरली शेव करना, हेयर कट्स रखना, अच्छे डीओ यूज़ करना, टीथ को ब्रश और फ्लॉस करना और अच्छे कपड़े पहनना। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बताने की ज़रूरत नहीं, बट जस्ट इन केस। आपके पैसिव अट्रैक्शन और अपीयरेंस के दो सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं वो हैं फैशन और फिटनेस। इन्हें 2Fs भी कहा जाता है। अगर ये दो चीज़ें आपको एक्साइट नहीं करती और आपका इमीडिएट थॉट है कि अरे छोड़ो मैं किसी और तरीके से ट्राई कर लूँगा, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी भी और तरीके से चीज़ें आसान नहीं होने वाली। लोग हमेशा सोचते हैं कि अट्रैक्शन की मैजिक पिल क्या होगी, और अगर ये कुछ हो सकती है तो वो है 2Fs। बात करते हैं फैशन की। स्टडीज़ से ये पता चला है कि जहाँ लड़के किसी लड़की की अट्रैक्टिवनेस को उसके फिजिकल डायमेंशंस और बॉडी से जज करते हैं, वहीं लड़कियाँ लड़कों की फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को उनके कपड़े, ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर जज करती हैं। वेल ड्रेस्ड रहने की कुछ टिप्स हैं। पहला, वो कपड़े पहनो जो आपको फिट हों। दूसरा, कलर्स आपकी स्किन टोन को मैच करें। तीसरा, एक्सेसरीज अच्छी पहनें। और चौथा, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ड्रेस करें। अबव ऑफ ऑल, अपनी फिटिंग के कपड़े ढूंढना सबसे क्विकेस्ट और इमीडिएट तरीका है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने का। स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हो वेल फिटेड क्लॉथ्स वर्सेस पुअर फिटिंग की। अगली चीज़ आती है मैचिंग। ये काफ़ी सिंपल है एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या मैच करना है। जैसे आपका बेल्ट आपके शूज़ से मैच करना चाहिए और आपकी एक्सेसरीज से, एक्सेट्रा। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो आपके सॉक्स आपके शूज़ से मैच करने चाहिए, और अगर आप पैंट्स पहन रहे हैं तो आपके सॉक्स आपके पैंट से मैच करने चाहिए। स्टार्ट के लिए सबसे आसान तरीका है बाहर निकलो और एक ब्लैक और ब्राउन सेट खरीद लो। इसके साथ फिर ब्लैक शूज़ और ब्राउन शूज़, ब्राउन बेल्ट और एक ब्राउन जैकेट भी ले लो। फिर कुछ बढ़िया डिज़ाइनर जीन्स खरीदो, हल्के या फिर डार्कर वॉशेस वाली, और ऐसे ही कुछ शर्ट्स भी। और बस फिर आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैच और मिक्स करना है। बात करते हैं फिटनेस की। यहाँ पर हम डिटेल में फिटनेस टॉपिक के अंदर तो नहीं जा सकते, हम बस पूरे का एक अच्छा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि आप अपनी आगे की रिसर्च कर सको। फिटनेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वेट लिफ्टिंग, न्यूट्रिशन और कार्डियो। चाहे आप वेट गेन करना चाहते हो या लूज़ करना चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका न्यूट्रिशन फॉलोड बाय वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग का सिंपल फंडा है जिम ज्वाइन कर लो। रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, इनसे कुछ नहीं होने वाला। एज अ वार्म अप एक्सरसाइज ये काफ़ी अच्छे हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू गेट मस्क्यूलर तो जिम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो यू मस्ट लिफ्ट वेट्स टू चेंज योर बॉडी। न्यूट्रिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले ये जानना कि आपको डेली कितनी कैलोरीज चाहिए। इसे जानने का आसान तरीका है अपना वेट लो पाउंड्स में और उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरा है 65 kgs यानी 143 पाउंड, तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ नियरली 2100। ये जो नंबर आया ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, यानी कि मुझे 65 kgs का ही रहने के लिए दिन भर में ऐसा खाना खाने की ज़रूरत है जो मुझे 2100 कैलोरीज ही दे।
अगर मैं वेट गेन करना चाह रहा हूँ तो इससे 500 कैलोरीज ज़्यादा खाऊंगा, और अगर लूज़ करना चाह रहा हूँ तो 500 कैलोरीज कम खाऊंगा। किस फूड से हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो 40% कैलोरीज आपकी आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, 30% प्रोटीन से और बची हुई 30% फैट से। और फास्ट फूड को तो ख़त्म ही कर दो या जितना हो सके उतना कम कर दो। ज़्यादा अगर आप कैलोरीज इंटेक और न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप ज़रूर देखोगे। वेट लिफ्टिंग और न्यूट्रिशन के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियो। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंडीशन में सिर्फ कार्डियो आपकी एकमात्र एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, कोई एक्सरसाइज ना करने से कार्डियो करना इज़ स्टिल बेटर। जब आप कार्डियो करते हैं तो आप सिर्फ फैट ही नहीं बल्कि मसल मास भी बर्न करते हैं। आपको कार्डियो को वेट लिफ्टिंग के साथ ज़रूर कंबाइन करना चाहिए ताकि आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर पाओ। जिन चीज़ों के लिए कार्डियो बेस्ट हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एनर्जी लेवल्स एक्सेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 30 मिनट के लिए वॉक करना कार्डियो नहीं है। ये तब हो सकता है अगर आप 50 साल के हैं और काफ़ी ओवरवेट हैं, लेकिन अगर आप एक रीज़नेबल शेप में हैं तो सिंपली 30 मिनट के लिए वॉक करना कुछ भी नहीं है। रनिंग और इंटेंस स्विमिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो हैं। अगर आप ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से नहीं दौड़ रहे हैं तो हफ्ते में 3 टाइम से ज़्यादा ना ही दौड़ें। एक्सरसाइज रिलेटेड रूटीन डेवलप करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जस्ट रिमेंबर, पेन इज़ द साइन ऑफ वीकनेस लिविंग योर बॉडी। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम टाइम में ठीक की जा सकती है और आपको इमीडिएटली काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकती है। एक बहुत पॉपुलर स्टडी है जो कहती है कि सिर्फ 13% कम्युनिकेशन ही एक्चुअल वर्ड से होता है, बाकी सारा आपकी बॉडी लैंग्वेज से। एक बार इस बारे में सोच के देखो, ऑलमोस्ट 90% कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। इस सेक्शन में आपके पोस्चर को समझने के लिए हमें एक मिरर की ज़रूरत होगी, प्रेफरेबली फुल बॉडी मिरर। एक शर्ट पहन के आप मिरर की ओर सीधे फेस करके खड़े हो जाएं और फिर 90 डिग्रीज राइट या लेफ़्ट की ओर मुड़ जाएं। अब आपके पास अपना परफेक्ट साइड व्यू होना चाहिए। अभी अपने नेक से शुरू होने वाले शोल्डर के एंड पॉइंट को देखो। मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी नेक से लेकर शोल्डर तक की लाइन टेढ़ी होगी। अपना पोस्चर ऐसे बनाओ कि ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो। इस पोजीशन को याद रख लो और अपने शोल्डर्स को इसी पोजीशन में रखने की खुद को याद दिलाते रहना। अभी अपने शोल्डर्स को इसी ऑप्टिमम पोजीशन में रखते हुए अपनी चिन को ऊपर कीजिए, तब तक जब तक कि नेक के साथ का इसका एंगल 90 डिग्रीज ना हो जाए। आपकी निगाहें अब एकदम सीधी होनी चाहिए। अपनी गर्दन को आपकी बैक की लाइन में जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखो। जब आप अपना सर इस तरह से ऊपर करते हो तो अपने शोल्डर्स पीछे रखने के साथ साथ नोटिस कीजिए कि इस पोजीशन में आपका पेट खुद ब खुद अंदर चला जाता है। दिस इज़ व्हाट वी वांट। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखिए और टो की डायरेक्शन थोड़ा सा बाहर को। अगर ये कुछ ज़्यादा ही बाहर या अंदर की ओर को हैं तो ये पोस्चर प्रॉब्लम पैदा करेंगे और जब आप चलोगे तो फ़नी से लग सकते हो। अब बारी है चलने की। अपनी पोजीशन को वैसे ही बनाए रखना और स्लोली अपने एक पैर को आगे बढ़ाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें आपको अपना शोल्डर भी थोड़ा सा स्विंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे आप अजीब से दिखोगे। आपको अपने शोल्डर्स थोड़ा सा मूव करने हैं चलने के साथ। फाइनली थोड़ा सा अपने हाथों को भी स्विंग कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप रोबोटिक लगोगे। अगर आपके हाथ ठंड ना होने पे भी पॉकेट में हैं तो ये एक डरपोक आदमी की निशानी है। अपने हाथों को बस थोड़ा सा स्विंग कीजिए। कुछ टाइम तक इसे प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि आपको याद ना हो जाए कि ये कैसा फील होता है। इस फीलिंग का ध्यान रखें और खुद को इसमें वापस जाने के लिए फोर्स करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हमेशा सीधा देखें, ग्राउंड की ओर ना देखें जब तक कि देखना ज़रूरी ना हो। दिस सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ गाय। बॉडी लैंग्वेज के बाद अगली चीज़ जो रिसर्चेस बताती हैं कि मेल बॉडी की सबसे सेक्सी चीज़ होती है, पता है वो क्या है? वो है हमारी आवाज़। एक डीप आवाज़। लौंडे जिम में अपने बाइसेप्स पे ऑब्सेस्ड होकर घंटों बिताते हैं, जबकि उनकी बॉडी की सेक्सीएस्ट मसल हमेशा से उनके थ्रॉट में रही है। आवाज़ की बात करें तो आपकी आवाज़ को एक्सप्रेसिव और लाउड होने से कुछ चीज़ें रोकती हैं। इनमें से एक है नेज़ली वॉइस। हमारी एक्चुअल में 2 आवाज़ें होती हैं, एक है हेड वॉइस और अगली है चेस्ट वॉइस। बेसिकली हम गाना गाते हैं तो हमारी हेड वॉइस हाई नोट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और चेस्ट वॉइस लो वंस के लिए। आपकी हेड वॉइस लार्जली आपके नोज़ से ब्रीथ आउट करती है,
जबकि आपकी चेस्ट वॉइस आपके माउथ से, हेड वॉइस आपके थ्रोट से निकलती है जबकि चेस्ट वॉइस आपके डायफ्राम से। हम चेस्ट वॉइस को डेवलप करना चाहते हैं और ये करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कॉन्शियस प्रैक्टिस। खुद को बार बार अपनी चेस्ट वॉइस से बोलने की याद दिलाना जब तक कि ये आदत ना बन जाए। इस सेंटेंस को बोल के देखो, वाई डोंट यू कम टू द पार्टी विथ मी। अभी अपनी नाक को पकड़ के इसे दोबारा बोलिए। आपकी टोन कितनी अलग थी? अगर ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी तो आप ऑलरेडी अपनी चेस्ट वॉइस से बोल रहे हो, और अगर नाक पकड़ के बोलने पे एकदम से ही आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नेज़ली हो गई थी तो आपको एक डीपर वॉइस से बोलने की स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। एक और प्रॉब्लम जो बहुत से लड़कों के साथ होती है वो है बहुत तेज़ बोलने की। बट रिमेंबर, बहुत धीरे बोलना बहुत तेज़ बोलने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेक्सुअल मोटिवेशन। बहुत से लड़के जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं लड़कियों को लेके अपने फियर और एंजाइटी के अलावा, वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लड़कियों को परस्यू करने के मोटिवेशन की कमी। घर में बैठ के किताबें पढ़ना जैसे कि यही बुक एक अलग चीज़ है, और सैटरडे को अपना फेवरेट शो छोड़ के खुद को लड़कियों के पास जाकर अप्रोच करने के लिए फोर्स करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और आज की जनरेशन में ये मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है, और इसका मेन रीज़न पता है क्या है? यह है इंटरनेट पोर्नोग्राफी। लड़कों के लिए आज अपनी सेक्सुअल अर्जेस को सेटिस्फाई कर पाना बहुत आसान हो चुका है। पता है, पॉर्न किल्स योर मोटिवेशन टू परस्यू वुमेन इन रियल लाइफ। हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स और सिंगल लड़के भी आजकल रियल लाइफ में वुमेन को परस्यू करने के बजाय पॉर्न की ओर मुड़ रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब भी है, क्योंकि पॉर्न तक पहुंचना इतना ईजी है। लड़कियां वहां पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सेक्स उधर ज़्यादा एक्साइटिंग है, और ये कभी भी सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है, और ये यूजुअली फ्री रहता है, और यहाँ पर लड़की कभी ना नहीं बोलती। ये इमोशनलेस है और इधर कोई ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके बहुत खतरनाक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पहला ये कि पॉर्न सेक्स की बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। ये इंडस्ट्री पैसा बनाती है सेक्सुअल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखा के। एक्चुअल में सेक्स में ऑकवर्ड मोमेंट्स भी होते हैं। फिगर आउट करना होता है कि लड़की को ये कैसे पसंद आ रहा है, आपको कैसे पसंद आ रहा है, और इमोशनल इंटीमेसी इन्वॉल्व होती है जो पॉर्न कभी नहीं दे सकता। और हाँ, असली लड़की चाहे वो कितनी ही हॉट क्यों ना हो, उसमें हमेशा इम्परफेक्शंस होते हैं। ये इम्परफेक्शंस पॉर्न में मेकअप या प्लास्टिक सर्जरी से हटा दिए जाते हैं। इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम फेयर लड़की की बन जाती है, जो कि असलियत में कभी नहीं मिलती। अगली प्रॉब्लम पॉर्न के साथ ये है कि ये बहुत इजी है और लड़कों को बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने के लिए इनकरेज करता है। एज अ मैन हम सभी को पता है कि जितना ज़्यादा हम मास्टरबेट करते हैं उतना ही ज़्यादा हम फूड, टेलीविज़न, इन पैसिव एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और वुमेन या कुछ अकॉम्प्लिश करने में उतना ही कम इंटरेस्टेड। वो लड़के जिन्होंने अडोलसेंस से ही मास्टरबेट करना शुरू कर दिया था अक्सर इतने फास्ट और हार्डली मास्टरबेट करते हैं कि वो अपने पीनस को भी अनरियलिस्टिक सिनारियोज की आदत डलवा देते हैं। जब आप दिन में 3 बार तक बहुत टाइम से मास्टरबेट करते रहते हो तो आपको फिर ग्रिप हार्ड रखने की और एकदम फास्ट मास्टरबेट करने की आदत हो जाती है। इससे आपको सेक्सुअल इश्यूज और इम्पोर्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वेजाइना सॉफ्ट होते हैं, वो वेट होते हैं, और जो सेंसेशंस आपके पीनस को उसके अंदर मिलती है वो सटल होती है। आपका लोहे सा सख्त हाथ वार्म लेडी लव के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ही बुरा साबित होता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पॉर्न देखना बंद कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगर आपको अपनी अर्जेस को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है तो कुछ फ्री वेबसाइट ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लो और हर उस पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक कर दो जिस तक आप गलती से भी पहुंच सकते हो। यह आपको बहुत ही मुश्किल और बुरा सुनाई दे सकता है, बट ट्रस्ट मी, 1 महीने बाद आप इसके लिए ग्रेटफुल रहोगे। अगला स्टेप है मास्टरबेशन को हफ्ते में 1 बार के लिए लिमिट कर दो। इसे स्केड्यूल कर दो, एक दिन पिक करो और सिर्फ उसी दिन मास्टरबेट करो। अगर आपको थोड़ी और बड़ी डोज चाहिए और आप एक नौजवान लड़के की तरह हॉर्नी फील करना चाहते हो तो अपने मास्टरबेशन को हर दूसरे वीक के लिए लिमिट कर दो। एक दिन चूज़ करो और डिसिप्लिन रहो। और हाँ, जब आप मास्टरबेट करो तो आपको सिर्फ इमेजिनेशन का ही यूज़ करना है, नो पॉर्न एट ऑल। आपको उस लड़की को इमेजिन करना है जिससे आप मिले हो और यू वांट टू हैव सेक्स विथ हर, और आपकी उससे मिलते रहने की पॉसिबिलिटी भी है। लड़की रियल होनी चाहिए और वो होनी चाहिए जिसके साथ आपने सेक्स नहीं किया है बट यू डेस्परेटली वांट टू।
जब आप मास्टरबेट करें तो लोशन या ल्यूब का यूज़ करें। अपनी टाइमिंग को 10 मिनट से ज़्यादा रखें। आराम से टाइम लीजिए। अब आप इसे दिन भर नहीं कर सकते, रिमेंबर। और टाइम ज़्यादा रखने के पीछे एक और रीज़न है। लड़कियों का ऑर्गेज़म यूजुअली लेट होता है, लड़कों से तो बहुत लेट। और आपने फास्ट मास्टरबेशन की वजह से जल्दी ऑर्गेज़म करने की आदत बना ली है, तो लड़की के सामने भी आप 2 मिनट में ढेर हो जाओगे। ये स्टेप्स फॉलो करने से लड़की को अप्रोच करने की आपकी डिज़ायर और मोटिवेशन बढ़ेगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। योर इंटेंशंस। लड़के ज़्यादातर फैक्ट्स, स्टोरीज और डेटा के बेसिस पर कम्युनिकेट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, कैसे हमने लास्ट वीकेंड अपनी कार फिक्स की, अगले महीने हम कहाँ जाने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन लड़कियां ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं फीलिंग्स के बेसिस पे, स्पेसिफिकली इंटेंशंस के बेसिस पे। श्योरली वो उन फैक्ट्स और स्टोरीज पे ध्यान देंगी जो आप उन्हें बता रहे हैं, बट एक्चुअली जो उनके साथ कम्युनिकेट होता है वो है आपका इंटेंशन। इसे सब कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये चीज़ लड़कों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देती है और इसीलिए लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता जैसी लाइंस भी बहुत पॉपुलर होती हैं। लड़का बेस्ट पिकअप लाइन सीख सकता है, उन्हें अच्छे से डिलीवर भी कर सकता है, बट स्टिल एक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि लड़की ने तो एक्चुअल में आपके इंटेंशन सुने हैं। और अगर आपके इंटेंशन कुछ ऐसे थे कि प्लीज़ मुझे लाइक कर लो, तो नो मैटर आपकी लाइंस कितनी भी अच्छी रही हों, बात नहीं बनने वाली। अगर लड़की आपको हर बार रिजेक्ट कर देती है, नो मैटर आप कितनी ही अच्छी बात करने की कोशिश करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इंटेंशंस नीडी हैं और आप इससे अनअवेयर हैं। सबसे बड़ा डर जो लड़कों को खुद को लड़कियों के सामने ओपनली एक्सप्रेस करने से रोकता है वो है क्रीपी लगने का डर। इस डर को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है ये समझ लेना कि कुछ लड़कियां आपको क्रीपी परसीव करेंगी, नो मैटर आप कुछ भी ट्राई करें। जैसा कि रिजेक्शन के साथ है, जितना ज़्यादा आप इसे रिस्क कर पाओगे उतना ही ये कम होगा। वैसे ही अपने क्रीपी होने के डर पे जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ये डर कम होगा। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को लेके रिजर्व्ड और क्लोज्ड अप रहोगे उतना आप लड़की को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे और उतना ही ज़्यादा आपके क्रीपी लगने के चांसेस भी हैं। फ्लर्टिंग क्रीपीनेस के अपोजिट है। फ्लर्टिंग है अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कर पाना ऐसे वे में जो कि लड़की के लिए फ़न और अट्रैक्टिव हो। बहुत से लड़के जिसे गेम कहते हैं वो उनकी एबिलिटी है किसी लड़की से फ्लर्ट कर पाने की। कितने अच्छे से वो अपनी सेक्सुअलिटी को उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस के साथ। अगर वो इसे बार बार कर सकते हैं तो उनके पास गेम है। जो लड़का लड़कियों के साथ कम एक्सपीरियंस्ड है उसके लिए टीजिंग सबसे क्विक और ईजीएस्ट वे है खुद के लिए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। जेन्युइन और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डेवलप कर पाना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी में इन्वेस्ट करना होता है और अपने डरों को ओवरकम करना होता है। बट अगर कोई अच्छे से टीज करना सीख जाए तो वो एक लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट होने के लिए पोटेंशियली स्पार्क कर सकता है, फिर चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। बट ये टेक्निक ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप किसी को अपने साथ रिलेशनशिप में आने तक के लिए टीज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा हर लड़की को टीज और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, इवन इफ आप उसमें इंटरेस्टेड ना भी हों तो, क्योंकि इससे आपकी रिलेशनशिप में फ़न एलिमेंट ऐड होता है जो ज़्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट को स्पार्क करता है। फिर आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि गर्ल्स आर फ्लर्टिंग एडिक्ट्स, उन्हें ये बहुत पसंद होता है। अगली टाइप की फ्लर्टिंग है लीडिंग टाइप फ्लर्टिंग। ये थोड़ी ज़्यादा सटल बट टीजिंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। पहले तो टीजिंग की ही तरह इसके लिए आपको खुद को वल्नरेबल बनाना पड़ता है। लीडिंग टाइप फ्लर्टिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। लड़की का हाथ पकड़ के उसे कहीं और मूव करवाना, उससे उसके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस पूछना, उसे अपने साथ किसी डेट पर या बाहर बुलाना। पर टीजिंग की ही तरह ये भी आपको नॉर्मल इंटेंशंस के साथ करना है, बिना नीडी बने। अगर वो कोऑपरेट करती है तो बढ़िया, अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अफेक्शन और इंटरेस्ट के जेन्युइन डिमॉन्स्ट्रेशन ही जनरली मोस्ट वेलकम्ड और अप्रिशिएटेड एक्सप्रेशंस होते हैं। लीडिंग और टीजिंग कई बार एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं, जैसे लड़की को पहले काफ़ी टीज करना और फिर तुरंत ही उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट दे देना। जैसे आप किसी लड़की का गैर जिम्मेदार होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे हो।
और जैसे ही उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगे आप तुरंत उसके सुंदर आंखों के लिए तारीफ कर सकते हो। ये लड़कियों को बहुत ही कमाल के तरीके से कंफ्यूज कर देता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हंसूं या रोऊं, इसे मारूं या हक करूं, और अल्टीमेटली इमोशंस का ये कन्फ्लिक्ट उन्हें टर्न ऑन कर देता है। ये बहुत मज़ेदार है, ट्राई करके देखना। फाइनली बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई लड़की उन्हें टीज करे या फिर इंटरेक्शन में लीड करे। वो इस सिचुएशन में इनसिक्योर फील करने लगते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं कि चिढ़ने वालों को और ज़्यादा चिढ़ाओ या फिर कुछ लोग सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं और जो भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा उसे ख़त्म कर देते हैं। वैसे तो आपको ऐसी लड़कियां कम ही मिलेंगी जो आपको ओपनली टीज करें या आपसे फ्लर्ट करें, बट जब मिलें तो चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। वो आपसे फ्लर्ट कर रही हैं क्योंकि वो आपको पसंद करती हैं। लोग इसीलिए तो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये करके बेसिकली वो आपको एक फ्री पास दे रही है और आधे से ज़्यादा काम खुद ही कर रही है। इसीलिए रिलैक्स कीजिए एंड हैव फन। कौन जानता है कि आप लकी हों और लड़की आपको पटा ले। डेवलपिंग एन इमोशनल कनेक्शन। किसी वुमेन के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाने की आपकी एबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने खुद के इमोशंस और मोटिवेशंस के लिए कितने अवेयर हो। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, सेल्फ अवेयरनेस और वल्नरेबिलिटी आपको लेस नीडी होने में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा ये लड़की को आपके ट्रू सेल्फ को जानने का मौका देगी, आपको ट्रस्ट करने का और आपके सामने ओपन अप करने का भी मौका देगी। अल्टीमेटली हर लड़की यही चाहती है। अगर आप रोमांस नॉवेल्स को देखें जो कि पॉर्न का फीमेल वर्जन है, उन सब में ज़्यादातर सेम ही पैटर्न चलता है। एक बैड बॉय टाइप स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाला लड़का इमोशनल ट्रबल में होता है जो हीरोइन के साथ अपने इमोशनल ट्रबल और डिज़ायर्स को शेयर करता है। वो उसे सपोर्ट देती है और अल्टीमेटली उसे उससे प्यार हो जाता है। ऑफ कोर्स आगे फिर वो दोनों हैप्पीली जीते हैं। ये मोर और लेस सिडक्शन का ब्लूप्रिंट है। एक स्ट्रॉन्ग हाई स्टेटस मैन जिसकी लाइफस्टाइल और लुक्स अट्रैक्टिव हैं, वो फियरलेस है और अपनी वल्नरेबल साइड को लड़की के सामने ओपन अप करने की हिम्मत रखता है। लड़की उसके सामने घुटनों पे आ जाती है। इमोशनल कनेक्शंस पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, उन सभी टेक्टिक से ज़्यादा पावरफुल जो आप किसी भी तरह से सिडक्शन में सीख सकते हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते, बस एक सर्टेन लेवल की इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और आपके इंटेंशन में वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है। जब आप लड़कियों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वे आपके साथ उन वेज में ओपन अप हो जाती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके साथ आपके इंटरेक्शंस और रिलेशनशिप्स रिच और यूनिक बन जाते हैं और सेक्स भी फार बेटर होता है। तो ये कनेक्शन डेवलप किए कैसे जाएं? बहुत आसान है। आपको पहले अपने इमोशनल मोटिवेशंस और लाइफ स्टोरी के लिए अवेयर होना है, फिर लीड लेनी है उन्हें पहले खुद शेयर करने की। पहले शेयर करने से ट्रस्ट बढ़ता है और लड़की एनकरेज होती है आपके साथ ओपन अप होके खुद के बारे में भी शेयर करने के लिए। आइडियली जितना ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं उतनी ही ज़्यादा क्लोज आपकी बॉन्डिंग होने लगती है और इमोशंस भी डीप होते जाते हैं। जैसे आप दोनों जो म्यूज़िक पसंद करते हैं उसके बारे में एक सिंपल कन्वर्जेशन देखें। मान लिया आपको एक अमेरिकन रैपर जे-ज़ी के सॉन्ग्स पसंद हैं और उसे भी वो बहुत पसंद है। अब अगर कोई चीज़ पसंद है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही, तो आप अपना इमोशनल रीज़न पहले शेयर कर दो। जैसे आप कह सकते हो, मुझे जे-ज़ी बहुत पसंद है, वो हमेशा मुझे मेरे भाई की याद दिला देता है। वो सालों तक मुझे स्कूल तक ड्राइव करके पहुंचाता था और हर सुबह जे-ज़ी के गाने ज़ोर से बजाता था। अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे भाई का मेरा उस तरह ध्यान रखना वॉज प्रीशियस। था ना थोड़ा इंटेंस? इस दुनिया में हर कोई कुछ यूनिवर्सल इमोशनल रियलिटी शेयर करता है जो कि हैं एम्बिशन, शेम, एलियननेस, लोनलीनेस, अचीवमेंट, रिग्रेट, हार्डशिप, फ्रेंडशिप, लव, हार्ट ब्रेक। हम सभी ने इसे एक्सपीरियंस किया है। फैक्ट्स बदल जाते हैं, फीलिंग्स सेम ही रहती हैं। लड़की शैलो, डम्ब, वियर्ड, एनोइंग कैसी भी हो, बट ये चीज़ें उसमें रहती ही हैं। ये आपकी जॉब है इसे ढूंढ के बाहर निकालना और इससे कनेक्ट करना। यही असली खजाना है, यही असली जादू होता है। खुद को चैलेंज करें इस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए तो देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। व्हाट टू से ऑन फर्स्ट मीट विथ अ वुमेन। फर्स्ट इंप्रेशन के साथ ये चीज़ बहुत ओवरली कंसर्न की जाती है कि पहली बार जब आप किसी लड़की से मिलो तो उससे क्या बात करो। ये चीज़ सेकेंडरी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ड है इस चीज़ पे कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपके लुक्स और लाइफस्टाइल, आपका नीडीनेस का लेवल क्या है और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाने की आपकी एबिलिटी कैसी है,
आपके मुंह से क्या चीज़ निकल रही है, लड़की कुछ देर बाद उसे भूल जाएगी या ये बात इररेलेवेंट हो जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं एक अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। पहली बार में ही उसे सरप्राइज़ करने की कोशिश ना करें और ना ही कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे कि वो डर जाए। अगर आपने ये कर दिया तो फिर रिकवरी का कोई रास्ता नहीं, इमीडिएटली आप क्रीपी बन चुके हैं। अगर आपको डाउट हो कि एक लड़की को कैसे अप्रोच किया जाए तो सिंपली जाओ और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करो और एक्सप्लेन करो कि आप उससे मिलना चाहते थे। हाँ, ये बोरिंग सुनाई देता है, बट ये याद रखो, इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनिंग हर, इट्स अबाउट शोइंग नो नीडीनेस एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर। लड़के ऑथर से अक्सर पूछते हैं कि आपकी फेवरेट ओपनर लाइन क्या है या पिकअप लाइन क्या है, और लिटरली ऑथर के 80% अप्रोचेस शुरू होते हैं हाय माय नेम इज़ मार्क बोल के। और ये काम करता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच हर, नॉट व्हाट यू अप्रोच हर विथ। ऑथर के एक्सपीरियंस से लोग अपनी ओपनर लाइंस में जितना क्यूट और क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कुछ वियर्ड कह देने के और नीडी दिखने के। एक बार सोच के देखो कि 10 मिनट तक बैठ के ये सोचना कि आप उस लड़की से ऐसा क्या बोलोगे ताकि वो आपको पसंद करने लगे, ये नीडी नहीं है क्या? वो ये सेंस कर लेगी। लड़कियों के पास इस मामले में सिक्स्थ सेंस सा होता है। जितना ज़्यादा टाइम आप हेजिटेट करने में और उसे स्टेयर करने में गुजारेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके रिजेक्ट होने के। ऑथर के जो बेस्ट अप्रोचेस रहे हैं वो थे जिनमें उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस वो गए और हेलो बोल दिया। और उसके इर्द गिर्द तो बिल्कुल मत घूमना। अगर आप ऐसा करोगे तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपका अप्रोच ऑकवर्ड फील होगा। अपने और लड़की के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मान के चलो, और जब आप रेडी हों तो उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करो जब तक कि आप उसके सामने ना पहुंच जाओ। अपने चेहरे पे एक हल्की फ्रेंडली पर्सन वाली स्माइल रखो। ऐसे स्माइल मत करना कि होली शिट आई वॉन द लॉटरी। स्टैंड अप टॉल, लाउडली और क्लियरली बोलो। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखो, खुद का इंट्रोडक्शन दो और अपना हाथ आगे फर्मली बढ़ाओ। एक फर्म हैंडशेक दो। ये होता है एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग होना। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो 70 to 80% ऑफ द वुमेन जिन्हें आप अप्रोच करोगे आपको न्यूट्रल या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी, अज्यूमिंग कि आप एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं हैं। अगर आपने अपने लुक्स और लाइफस्टाइल को हैंडल किया है तो और ज़्यादा हायर परसेंटेज एक्सपेक्ट करें। अगली बात आती है कन्वर्जेशन स्किल्स की। अच्छी कन्वर्जेशन स्किल डेवलप करना एक डीप टॉपिक है। हम अभी इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। अगर आप इस टॉपिक में डीपली चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में फर्दर रीडिंग का सेक्शन देख सकते हैं। जो टॉपिक्स हम अभी टच करेंगे वो है, पहला इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करना, दूसरा क्वेश्चंस वर्सेस स्टेटमेंट्स, तीसरा क्रिएटिंग एंडलेस कन्वर्जेशन टॉपिक्स, चौथा स्टोरी टेलिंग, और पांचवा बेसिक्स ऑफ इमोशनल कनेक्शन। नंबर 1, यूजिंग इफेक्टिव लैंग्वेज। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो सबसे इजी क्विक फिक्स आप अप्लाई कर सकते हो वो यही है। इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब है जो आप कहना चाहते हो उसे कम से कम शब्दों में कहना, उसी मीनिंग और इंटेंट के साथ। कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन में क्वालिटी हमेशा जीतती है क्वांटिटी के ऊपर। आप खुद 30 सेकेंड्स का अमेजिंग कम्युनिकेशन प्रीफर करोगे रादर देन 10 मिनट की बोरिंग कन्वर्जेशन के ऊपर। इसका मतलब अपनी बातों से लाइक, यू नो और बाकी तरह के बोरिंग फिल्टर्स हटाना भी है। 100% ऑफ द टाइम इसको ख़त्म कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट इसे जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है। नंबर 2, क्वेश्चंस वर्सेस स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का यूज़ करके बात आगे बढ़ाना इज़ फार मोर पावरफुल देन क्वेश्चंस। दो दोस्त आपस में क्वेश्चंस में बात नहीं करते। स्टेटमेंट्स आपको टॉपिक्स की वाइड वैरायटी देते हैं। स्पेसिफिक और एक्सेंट्रिक क्वेश्चंस ऑड और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे मान लो आप किसी लड़की से बार में बात कर रहे हो और आपने पूछा कि क्या आपको अपने ड्रिंक्स में ओलिव्स पसंद हैं। अब सोचो, बजाय इसके आपने इसी बात को ऐसे कहा, मुझे अपने ड्रिंक्स में ओलिव्स बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था तो मैं ओलिव्स को जार से निकाल के ऐसे ही खा जाता था। इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट प्लेन और वियर्ड है, जबकि स्टेटमेंट वाला वर्जन इंटरेस्टिंग है या जिसे काफ़ी सारी लड़कियां क्यूट कंसिडर करेंगी, कुछ वैसा है। क्वेश्चनिंग को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करो। हाँ, कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए और थोड़ा फ्लो में लाने के लिए क्वेश्चनिंग ज़रूरी है, बट जैसे ही एक कन्वर्जेशन हो जाए तो कोशिश करो कि कम से कम क्वेश्चनिंग हो। काफ़ी सारे लड़के लड़की से इंटरव्यू स्टाइल में बात करने लगते हैं, जिससे कोई रैपो क्रिएट नहीं होता और लड़की आप में लीस्ट इंटरेस्टेड होने लगती है। क्वेश्चन करने के बजाय आपको कोल्ड रीडिंग की स्किल डेवलप करने पे काम करना चाहिए।
इसकी मदद से आप किसी के बारे में बिना पूछे ही कुछ चीज़ें जान सकते हैं और फिर वो बोल के उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं एंड दे विल बी वाओ हाउ डिड यू न्यू इट। हमारे पर्पस के लिए कोल्ड रीडिंग सिर्फ एक तरीका है इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोलने का। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम बोलने के बजाय बोला जा सकता है यू लुक लाइक अ कैलिफोर्निया गर्ल। आप क्या करते हो के बजाय बोला जा सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव इंसान लगते हो, आई बेट कि आपकी जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो ट्रांसलेट हो सकता है कि आप दोनों को देख के लगता है कि आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते होंगे। लोगों को अपने बारे में बात करने से ज़्यादा जो एकमात्र चीज़ पसंद है वो है अपने बारे में सुनना। इसीलिए कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर आप गलत हुए तो आपने अगले इंसान के बारे में जो चीज़ गेस की थी अगर वो सही ना निकली तो तब इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है। पहला, आप गलत निकले और लड़की ने आपको सही कर दिया। दूसरा, आप गलत निकले और लड़की ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा, आपको बात करने का और मौका मिल गया। और तीसरा, आप सही निकले और लड़की ने पूछ लिया कि आपको ये कैसे पता चला। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। जब आप कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछने के बजाय उसे जवाब बताओ। स्टेटमेंट से कन्वर्सेशन करना आपको ब्लैंक होने से बचाता है। वो होता है ना कि किसी से बात कर रहे हैं और एकदम से चुप्पी आ जाती है, क्या बोला जाए दिमाग में कुछ आता ही नहीं है और फिर आप कुछ बोरिंग सा कह देते हो जैसे आप कहाँ रहते हो। ये प्रॉब्लम ऐसे फिक्स होगी क्वेश्चंस के बजाय स्टेटमेंट्स का यूज़ करके। नंबर 3, क्रिएटिंग एंडलेस कन्वर्जेशन टॉपिक्स। कन्वर्जेशन के हर टॉपिक में काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगले टॉपिक में जंप कर पाने की। जैसे मान लीजिए आप एक लड़की से बात कर रहे हैं और वो कहती है मुझे वो क्लब कभी पसंद नहीं आया, मैं वहाँ अपने लास्ट बर्थडे पे गई थी और आधी रात के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सीधा अगले दिन अपने फ्रेंड के किचन फ्लोर पे उठी। इसमें बथेरी अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई हैं जो कन्वर्जेशन को नई डायरेक्शन दे सकें। जैसे पहला, वो क्लब जो उसे पसंद नहीं आया। दूसरा, उसने अपने लास्ट बर्थडे पे क्या किया। तीसरा, लास्ट टाइम जब वो पीने के बाद सब कुछ भूल गई थी। और चौथा, एक ऐसी ही स्टोरी जिसमें आप भी सुबह कहीं और उठे थे। ये सारे टॉपिक्स इस कन्वर्जेशन के लिए रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। यही वो तरीका है जिससे हर कन्वर्जेशन आगे बढ़ती है। एक कन्वर्जेशन तभी खत्म होती है जब बात में कोई जंप ऑफ पॉइंट्स ना हो या फिर सामने वाला उन्हें ढूंढ ना पाए या बात आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड ना हो। अगर आप खुद को इन जंप ऑफ पॉइंट्स को पहचानने के लिए ट्रेन करते हो तो आप किसी के भी साथ एक कन्वर्सेशन सस्टेन करने के काबिल हो जाओगे। इस स्किल को जब कोल्ड रीडिंग के साथ कंबाइन कर दोगे तो आप किसी के भी साथ कितनी भी देर तक बात करने की स्किल डेवलप करने लगोगे। नंबर 4, स्टोरी टेलिंग। जिस किसी भी बेस्ट कम्युनिकेटर को आप जानते हैं वो फैंटेस्टिक स्टोरी टेलर्स होते हैं। पॉलिटिशियंस स्टोरी को यूज़ करते हैं अपनी कैंपेन में, टीचर्स यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बताने में, कॉमेडियंस यूज़ करते हैं हमें हंसाने में, और हम खुद भी स्टोरीज़ यूज़ करते हैं अपने डे टू डे इंटरेक्शंस में। अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी स्टोरी का कंटेंट इंट्रिग्यूइंग और लोगों को हुक करने वाला होना चाहिए ताकि वो खुद जानने में इंटरेस्टेड हों कि आगे क्या हुआ था। पिछले सेक्शन में हमने जंप ऑफ पॉइंट्स की बात की थी जिनकी मदद से आप एक स्टेटमेंट से कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हो। इन रियल लाइफ लोग सेंटेंसेस से थोड़ा ज़्यादा स्टोरीज़ में आपस में बातचीत करते हैं, तो आपको जंप ऑफ पॉइंट्स के अराउंड ही स्टोरीज़ बिल्ड करने की एबिलिटी में अच्छा होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एंटायर स्टोरी में जंप ऑफ पॉइंट्स को अच्छे से नोटिस करने की भी ज़रूरत है। ये जितना सुनाई देता है उससे कहीं ज़्यादा ईजी है और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ नेचुरली करते होंगे। ट्रिक है इसे कंसिस्टेंटली और नेचुरली किसी के भी साथ कर पाना, इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव वुमेन। फाइनल एस्पेक्ट है नंबर 5, रिलेटिंग एंड कनेक्टिंग। एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन का फाइनल गोल है लड़की के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर पाना। जब आप एक लड़की के साथ बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन के सिर्फ 2 रियल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हैं वो और आप। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से आपकी आइडेंटिटी को उसके सामने रिवील करने वाला होना चाहिए या फिर उसकी आइडेंटिटी को आपके सामने रिवील करने वाला होना चाहिए। आइडेंटिटी का अनकवर होना ही एक सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड करता है। जितना अच्छा कनेक्शन आप बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहेगी। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए 3 स्टेप ज़रूरी होते हैं। एक तो बीइंग ओपन अबाउट योरसेल्फ, अगला गेटिंग हर टू बी ओपन अबाउट हर सेल्फ, और तीसरा उसके एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर पाना। बहुत से लड़कों को अपने बारे में चीज़ें बताने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है।
जिन लोगों से वो अपने बारे में बात कर सकते हैं वो या तो उनकी मदर होती हैं या फिर वो लोग जिन्हें वो काफ़ी टाइम से जानते हैं। जो लोग नए हैं उनके सामने हम अपने बारे में चीज़ें बताना नहीं प्रेफर करते। हम लड़के अपने से बाहर की चीज़ों के बारे में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, कार्स, मूवीज़, गर्ल्स एक्सेट्रा। जबकि लड़कियां सिर्फ तब इंगेज्ड होती हैं जब या तो वो अपने बारे में बात कर रही हों या फिर एक दूसरे के बारे में। इसीलिए वो हमेशा गॉसिप कर रही होती हैं, ड्रामा क्रिएट कर रही होती हैं या फिर लोगों को देख रही होती हैं। एक लड़की से कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपने और उसके बारे में बातें करनी ही होंगी। पर आप अपने बारे में ओपनली कैसे बात करोगे? बहुत से लड़के जाके बताते हैं, हे मैं इस जगह से हूँ, मुझे बेसबॉल पसंद है, मैं इतने साल का हूँ एक्सेट्रा। ये ठीक है क्योंकि वो अपने बारे में चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बट ये थोड़ा शैलो है। एक पेपर की शीट निकालिए और हर इन हेडिंग्स के लिए 3 चीज़ें लिखिए। पहला, आपके पैशंस और आपको क्या करना पसंद है। दूसरा, आपके ड्रीम्स, एम्बिशंस और लाइफ गोल्स। तीसरा, वो बेस्ट और वर्स्ट चीज़ जो आपके साथ हुई हो। चौथा, आपका चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ और अपब्रिंगिंग। अभी जो जो चीज़ें आपने लिखी, खुद से इनके बारे में 1-1 मिनट तक बात कीजिए। जितना डिटेल्ड और ऑनेस्ट हो सकते हैं उतना रहिए। ये उतना आसान नहीं है जितना कि सुनाई देता है। बी विलिंग टू शेयर एनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ टू एनी वन एट एनी टाइम। ऐसा करने से यू हैव नथिंग टू लूज़। बुरे से बुरा वो आपको रिजेक्ट कर देगी, और वैसे भी अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स, अपनी जॉब, इन सब के बारे में बात करोगे तो भी वो आपको रिजेक्ट ही कर देगी। तो प्रॉब्लम क्या है? अपने बारे में कुछ डीपर और पर्सनल शेयर करने से जो होगा वो ये है कि आप एक जेन्युइन चीज़ कह रहे होंगे और वो ये सुन के इमीडिएटली खुद भी जेन्युइन होकर रिस्पॉन्ड करेगी। आइडियली अपने ये एस्पेक्ट शेयर करना लड़की को एनकरेज करेगा उसके बारे में भी ये चीज़ें शेयर करने के लिए। आपका मकसद होना चाहिए कि वो अपने पैशंस, एम्बिशंस, अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस, अपने मोस्ट वल्नरेबल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें एज अ ह्यूमन डिफाइन करते हैं और यूनिक बनाते हैं, उन 20 लड़कों से अलग जिन्होंने हाल ही में उस लड़की से बात की हो। ये कन्वर्जेशंस के वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्टैंड आउट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब आपको जानती है, ना कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम को, ना ही उस पार्टी को जिसमें आप लास्ट वीक गए थे। इट्स जस्ट यू। इन कंक्लूज़न, जब कन्वर्जेशंस की बात आती है तो कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सेक्शन आपके लिए ओवरवेलमिंग रहा हो सकता है। अगर ऐसा था तो इन चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक टाइम पे एक ही चीज़ प्रैक्टिस करो। अगर कन्वर्जेशन ही आपके लिए एक पर्टिकुलर इश्यू है तो आप वीडियो के लास्ट में फर्दर रीडिंग्स वाला सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। अब जो कि हम एक डायनेमिक कन्वर्जेशन को स्टार्ट करने और होल्ड करने के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए थोड़ा इसमें तड़का लगाने के बारे में जानते हैं। ह्यूमर। अट्रैक्टिव मैन होने का ह्यूमर इंटीग्रल पार्ट है। दुनिया भर के लिए ये चीज़ सच है। लड़कियों से जब भी लड़कों की मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी के बारे में पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज विंस आउट। एक पुरानी कहावत है, इफ़ यू कैन मेक अ वुमेन लाफ देन यू कैन गेट हर टू लाफ राइट इनटू बेड। अब ऐसा नहीं है कि आपकी सारी डेटिंग प्रॉब्लम्स का हल ह्यूमर ही है, बट डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनैलिटी में आपको जो चीज़ फ़नी लगती है उस पर फोकस करो, और जिन लड़कियों से आप मिलते हैं उनसे शेयर करने में मत डरो। अगर वो हंसती है तो बढ़िया है, और अगर नहीं तो मतलब वैसे भी बात नहीं बनने वाली थी। डीपेस्ट लेवल पे ह्यूमर तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड आइडियाज़ या ऑब्जेक्ट्स के बीच कनेक्शन ड्रॉ कर पाने की एबिलिटी है। इसे करने के बहुत से तरीके हैं, बट एट इट्स कोर ह्यूमर एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसीलिए ये आपकी खुद को फ्रीली और नेचुरली एक्सप्रेस कर पाने की एबिलिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपके जोक्स पे कोई नहीं हंसेगा, दैट्स ओके। इस सिचुएशन में जोक को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, खुद पे मत हंसो, ना ही खुद का मजाक बनाओ। सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हो कोई ऐसा जोक कह देने के बाद जिस पे कोई ना हंसे, वो है खुद की और ज़्यादा अटेंशन खींचना। बस ऐसे एक्ट करो कि कुछ भी नहीं हुआ एंड मूव ऑन। इस सेक्शन में हम कुछ तरह के ह्यूमर्स के बारे में जानेंगे, जो कि हैं मिसडायरेक्शन, एग्जैजरेशन और सरकाज़म। मिसडायरेक्शन सबसे कॉमन और ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सरकाज़म है। ये तब होता है जब आप कुछ कह रहे हैं जिससे लिसनर वो बात मान रहा होता है और एकदम से आप कुछ बहुत अलग बोल देते हैं। जैसे स्टीव मार्टिन ने ये फेमस लाइन कही थी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यू नो दैट लुक वुमेन मेक व्हेन दे वांट टू हैव सेक्स? यह मी नीदर। इन लाइन से लिसनर को एक बार को विश्वास हो जाता है कि आप उसे ये स्टोरी बताने वाले हैं कि लड़कियां जब सेक्स करना चाहती हैं तो कैसा लुक देती हैं,
पर वो फिर आपको मिसडायरेक्ट कर देता है अपने खुद के सेक्सुअल इनएक्सपीरियंस पे जोक करके। नंबर 2, एग्जैजुरेशन। ये ह्यूमर का अगला मेन स्टे है और कुछ ऐसा है जो कि हर किसी को यूज़ करना आना चाहिए। ये तब होता है जब आप कोई क्वालिटी को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताते हो। जैसे आपने आशीष चंचलानी की वीडियोस देखी होंगी। एक वीडियो थी उनकी एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि ये है नया आईफोन जिसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी हम ही बनाते हैं और फ़ोन के साथ आपको ये भी खरीदनी होगी। नंबर 3, टीजिंग एंड सरकैज़म। ऐसी बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जिन्हें टीजिंग और सरकैज़म फ़नी ना लगे। टीजिंग जनरली अच्छे ह्यूमर और अच्छे इंटेंशन के साथ की जाती है। गलत इंटेंशन से की गई टीजिंग नहीं, इंसल्ट है और किसी को भी पसंद नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस लड़की को आप नहीं जानते हैं उसे शुरू में ही टीज़ मत करने लगना, ये इंसल्ट के तौर पर लिया जा सकता है। वो लड़कियां जिन्हें टीजिंग पसंद नहीं होती वो जनरली जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स पसंद करती हैं। फिर है सरकैज़म, जो कि टीजिंग से भी डार्क फॉर्म ऑफ ह्यूमर है। ये और भी कम लड़कियों पे काम करता है, लेकिन जिन पे काम करता है वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना सरकेस्टिक नहीं है। दैट्स फाइन। आप हमेशा एक सेक्सलेस और लोनली लाइफ तो जी ही सकते हो। अगर आप मिस कर गए तो बता दूं, ये सरकैज़म था। सरकैज़म सबके लिए नहीं है। ये तब होता है जब आप एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दो जो कि एग्जैक्टली अपोजिट हो जो असल में आपकी बात का मतलब था उसके। अगर आप खुद को ह्यूमर के साथ सफ़र करता हुआ देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखना शुरू कर सकते हैं। उनकी डिलीवरी पे ध्यान दें, उनकी टाइमिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, ये चीज़ें एक बुक में नहीं सिखाई जा सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग ह्यूमर के जाल में फंसने से बचें। नीडी मैन जो दूसरों में हाईली इन्वेस्टेड रहते हैं खुद को नीचे गिरा देते हैं औरों को हंसाने के लिए। इससे बचने के लिए हर बार ही खुद का मजाक मत बनाओ, इंस्टेड उस लड़की का बनाओ जिससे आप बात कर रहे हो। ये शुरू में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, पर आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि कैसे ये आपके इंटरेक्शंस को ब्लो कर देता है और लड़की भी आपके साथ ज़्यादा इंजॉय कर रही होगी। ह्यूमर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ तब यूज़फुल है जब आप इसे कंजक्शन में यूज़ करो डोमिनेंट तरीके से लीड करने के। अगर आप लड़की के साथ बात और आगे बढ़ाना चाहते हो तो ओनली आस्क फॉर नंबर इफ़ द गर्ल सीम्स टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू। और इसके लिए आपको कोई फैंसी पिकअप लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आस्क फॉर द नंबर। सिग्नल्स वुमेन गिव। लड़कियों के दिए हुए सिग्नल्स पहचानने में लड़के बहुत ही बुरे होते हैं। चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन लेना हमेशा से लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है और लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है उसे सिग्नल्स देना। प्री अप्रोच सिग्नल्स जो लड़कियां देती हैं वो हैं, पहला नॉन एक्सीडेंटल आई कांटेक्ट, या फिर हमारी भाषा में कहें तो लाइन देना। इंसान प्रोग्राम्ड होते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा देखने के लिए जिसके लिए वो या तो क्यूरियस हैं या फिर उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। अगर वो आपकी और बाकी स्ट्रेंजर्स के कंपैरिजन में 10% भी ज़्यादा देख रही है तो वो आप में थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड तो है। नॉन एक्सीडेंटल आई कांटेक्ट वाली लड़कियों से बात करने की पूरी कोशिश किया कीजिए, यहाँ बात बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। नंबर 2, स्माइलिंग। अगर आई कांटेक्ट का मतलब है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो स्माइल करने का मतलब है आओ अब मुझसे बात भी कर लो। नंबर 3, प्रॉक्सिमिटी। अगर लड़की आपके करीब आकर खड़ी होती है या बैठती है तब भी जब उसे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 4, एक्सेसिव स्माइलिंग या लाफिंग। लेकिन कभी कभी आप नोटिस करोगे कि एक लड़की आपकी बातों में दूसरी लड़की से ज़्यादा हंसती है। इसमें चांसेस हैं कि वो आपको पसंद करती है। इसी के साथ अगला साइन है अपने बालों को फ्लिप करना या उनसे खेलना। ये फ्लर्टेशन का क्लासिक साइन है। नंबर 5, आंखें बड़ी होना या आंखों का ज़्यादा खुलना। स्टडीज़ से पता चला है कि हमारी आंखें तब ज़्यादा खुलती हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ या इंसान की ओर देखते हैं जिससे हम अट्रैक्टेड हैं, स्पेशली नाइट टाइम सिनारियो में। नंबर 6, प्रायोरिटाइजेज यू। अगला बहुत ही सब्जेक्टिव एग्जाम्पल। ये काफ़ी सटल हो सकता है, बट अगर उसके इंटरेक्शन से आपको पता चल रहा है कि लड़की आपको औरों से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है तो ऑब्वियस है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 7, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आपके साथ आती है। अगर लड़की अपने दोस्तों से आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ बोल रही है या फिर आपके कंपैरिजन में उन्हें कम टाइम दे रही है तो मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 8, टचेज यू। ये क्लियर सिग्नल है कि वो आपको लाइक करती है, अगर वो आपको मोर ऑफन टच करती है जब ज़रूरत ना हो तब भी।
फाइनली फीमेल इंटरेक्शन में आप कितने सक्सेसफुल हैं ये इस बात से डिटरमाइन होता है कि आप कितना जल्दी किसी लड़की के साथ फिजिकल हो पा रहे हैं। लड़की के साथ फिजिकल हो पाना सिडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास ये है तो आप पे कॉन्स्टेंटली ऑप्शंस रहेंगे, अगर नहीं है तो आप बहुत सा टाइम अकेले बिता रहे होंगे। इसीलिए कोशिश करा करो कि जितना ज़्यादा हो सके आप लड़की को टच कर पा रहे हो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती या चेप तरीके से टच करना है। ये ऐसे हो सकता है कि मान लो आपने या उसने कोई जोक क्रैक किया तो हंसते हुए अपना हाथ उसके शोल्डर पे रख दिया। इस टच से उस मोमेंट की इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। कंक्लूज़न, इस बुक से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप एक फर्स्ट टाइमर हैं जिसने अभी अभी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो ये नॉलेज आपको ओवरवेल्म कर सकती है। इसीलिए अभी मैं आपको एक स्मॉल एक्शन प्लान बताने जा रहा हूँ ताकि आपको स्टार्ट करने के लिए एक क्लियर जगह मिल सके और साथ ही साथ ये पता चल जाए कि आपको कहाँ और किस ऑर्डर में चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। लेवल 1, योर फाउंडेशन। नंबर 1, जॉइन अ जिम। अगर आप ऑलरेडी किसी जिम के मेंबर नहीं हो तो तुरंत ही एक जिम ज्वाइन कर लो, इसे एक वीकली हैबिट बनाओ। नंबर 2, अपग्रेड योर वार्डरोब। ड्रेसिंग सेंस पे हमने जो रिकमेंडेशन जानी थी उसके हिसाब से अपना वार्डरोब अपग्रेड कर लो। खुद को चैलेंज करो उससे अच्छे कपड़े पहनने के लिए जैसे कि आपने पहले कभी पहने हों। इट विल चेंज हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। नंबर 3, गेट अ नाइस हेयर कट। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, जॉब सिक्योरिटी / सेटिस्फैक्शन। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर अगर आप अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो कुछ टाइम लीजिए और एक रास्ता निकालिए इसे फिक्स करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो रास्ता निकालिए थोड़ा कम करने का, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये सब बंद करो और सबसे पहले एक अच्छी जॉब लो या इनकम सोर्स सेट करो। नंबर 5, एक सोशल हॉबी रेगुलरली फॉलो करो। कोई भी एक सोशल हॉबी पकड़ो और इसे रेगुलरली फॉलो करो। आपके पास ऑलरेडी एक हो सकती है, बट अगर नहीं है तो जल्द ही एक ढूंढ लो। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे डांस क्लास, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, कुकिंग क्लासेस, कोई बैंड ज्वाइन करना एक्सेट्रा। जो कुछ भी ये है इसे सोशल करो। घर पे बैठ के अपने एयरप्लेन मॉडल को परफेक्ट करना इसमें काउंट नहीं होता। लेवल 2, मीटिंग वुमेन। नंबर 1, फिगर आउट डेमोग्राफिक्स। जिस भी तरह की लड़की आपको पसंद है उसके लिए फिगर आउट करो कि कौन सी जगह है जहां इस लड़की के मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 2, अप्रोच 5 वुमेन इन 1 डे या फिर अप्रोच 20 वुमेन इन 1 डे। अगर आपने ये बुक ध्यान से सुनी है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेवल 3, गेटिंग टू नो वुमेन। जिस लड़की से आप अभी अभी मिले हो कोशिश करो कि आप उससे एटलीस्ट 30 मिनट तक बात कर रहे हो। अगर वो आपको आप में इंटरेस्टेड लगती है तो उसका फ़ोन नंबर लो, जस्ट आस्क फॉर इट। लेवल 4, गेटिंग इंटीमेट। बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ नॉर्मल बातों में ही ना लगाओ। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेक्शन जल्दी से जल्दी एक किस तक पहुंचने की कोशिश करो। लेवल 5, गेटिंग सेक्सुअल। हैव सेक्स विद अ वुमन यू हैव नेवर हैड सेक्स विद बिफोर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिकमेंडेड रीडिंग्स। नंबर 1, नो मोर मिस्टर नाइस गाई बाय रॉबर्ट ग्लोवर। नीडीनेस की हैबिट्स को खत्म करने के लिए और अपनी रिलेशनशिप्स को सबोटाज करने वाले नाइस गाई बिहेवियर को भी खत्म करने के लिए ये बेस्ट बुक है। नंबर 2, द डेफिनेटिव बुक ऑन बॉडी लैंग्वेज बाय एलन एंड बरबारा पीएस। उन लोगों के लिए एक मस्ट रीड जिन्हें लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उनके इमोशंस को समझने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डिएडा। मैस्कुलिनिटी के स्पिरिचुअल ओवरव्यू के लिए और ये जानने के लिए कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन इन रिलेशनशिप विथ वुमेन। नंबर 4, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोगों पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक क्लासिक बुक। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। इससे आप जानोगे कि क्यों आपकी औरों से रिलेट कर पाने की और एम्पैथाइज कर पाने की एबिलिटी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से ज़्यादा मायने रखती है और आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी डिटरमाइन करती है। नंबर 6, द रेड क्वीन बाय मैट राइटली। ह्यूमन सेक्सुअलिटी और हमारी बायोलॉजी पे डीप साइंस वाली बुक। नंबर 7, प्राइमल ब्लूप्रिंट बाय मार्क सीसन। बेस्ट बुक ऑन न्यूट्रिशन द ऑथर हैज़ एवर रेड। अगर आप वेट लूज करने के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वन। फाइनली नंबर 8, द आर्ट ऑफ कॉमेडी बाय पॉल रायन। अगर आप फ़नी बनना सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है।